हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू दिस लाइव सेशन। तो जी हाँ, हम लोग अब हैं लाइव और लाइव सेशन हमारा हो गया है स्टार्ट। क्या आप मुझे देख पा रहे हैं? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? प्लीज कमेंट करिए इन द कमेंट सेक्शन। Please let me know if you can hear me, if you can see me properly so that we can start today's session. This is going to be really an interesting session. जी हाँ, गुड इवनिंग अवीशा, गुड इवनिंग अंकिता, गुड इवनिंग प्राची, गुड इवनिंग कैलकुलेटर शर्मा, गुड इवनिंग हर्ष पाठक, गुड इवनिंग सोनम, गुड इवनिंग हर्ष कंजानी, गुड्डू कुमार, मनीष, गुड इवनिंग। प्लीज कंफर्म इफ आई एम ऑडिबल एंड क्लियरली विजिबल टू यू। क्या आप मुझे देख पा रहे हैं? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? प्लीज कंफर्म कर दीजिए इन द चैट बॉक्स so that we can start today's session. And today's session, as you are all aware, is the new chapter clubbing of income. आज का नया टॉपिक है जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और बहुत ही मजेदार, बहुत ही उम्दा चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। और एक्चुअली में ये चैप्टर एंटी अवॉइडेंस रूल्स के हिसाब से बनाया गया है। इस चैप्टर का बनाने का जो मकसद है ना, वो टैक्स लगाना नहीं है। जो लोग टैक्स की चोरी करते हैं उनको दंड देना है, उनका अपराध, ताकि उनका अपराध हम पकड़ सकें। यह है इस वाले चैप्टर का एम। इस चैप्टर का एम किसी भी तरह से टैक्स लगाना नहीं है कि हम किसी पे टैक्स लगाना चाहते हैं। ये चैप्टर का एम बिल्कुल भी नहीं है भाई। इस चैप्टर का एम है कि हम उन अपराधियों को पकड़ पाएं, उन लोगों को पकड़ पाएं जो टैक्स की चोरी करते हैं अलग अलग तरीकों से, अलग अलग तरीके यूज करके। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का नया चैप्टर। सर जी आज मस्ती मत करना नालायक। मैं मस्ती नहीं करता, तुम और हर्ष कंजानी सारी मस्ती करते हो और मुझे कह रहे हो मस्ती मत करना। हर्ष कह रहा है सर आज सीरियस रहना थोड़ा। नालायक, तुम दोनों सबसे नॉन सीरियस रहते हो। यस, प्रिवेंशन ऑफ टैक्स इवेजन। अवीशा सुमन ने बिल्कुल सही बात कही। आज के चैप्टर का जो मकसद है वो कुछ और है। दलप्रीत गुड इवनिंग, आर्यन अग्रवाल गुड इवनिंग, प्रियांक पटेल गुड इवनिंग। तो जी हाँ, स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। आज का चैप्टर है क्लबिंग। सबसे पहले मैं आपको बात बता देता हूं भाई, अगर 5 हेड्स को छोड़ के आपका एग्जामिनर अगर कोई नई चीज ढूंढेगा ना, क्योंकि वो 5 हेड्स तो मोस्ट ऑब्वियस है, रेजिडेंशियल स्टेटस मोस्ट ऑब्वियस है, इसमें तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, मतलब बनेगा ही बनेगा, कोई डाउट का बात ही नहीं है। ठीक है, अगर 5 हेड्स को छोड़ के और रेजिडेंशियल स्टेटस को छोड़ के अगर आपका एग्जामिनर किसी भी तरह किसी भी नए टॉपिक को उठाना चाहेगा ना, तो उसके दिमाग में क्लबिंग ऑफ इनकम सबसे पहले आएगा। ऑल्दो सच एक बात बताता हूं, एकदम फ्रैंकली एक बात बताता हूं, 2022 सिलेबस जब से चेंज हुआ है तब से क्लबिंग का चैप्टर मात्र एक बार ही आया होगा एग्जाम में, इससे ऊपर नहीं आया होगा। तो बहुत ज्यादा क्लबिंग का चैप्टर नहीं आया एग्जाम में भाई, सिलेबस 2022 में, सिलेबस 2022 में। बट स्टिल अगर मान लो हमारा एग्जामिनर, हमारा पेपर चेकर 5 हेड्स को छोड़ के कहीं और अपना दिमाग भटकाएगा ना, ऐसा अपना डाइग्रेस करेगा ना अगर अपना रास्ता, तो इसी चैप्टर पे वो लैंड करेगा। तो यस, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ योर सिलेबस फ्रॉम एन एग्जाम स्टैंड पॉइंट। और जी हाँ, जैसा आपको पता है मैराथन में हम लोग कवर क्या कर रहे हैं, हम लोग कवर कर रहे हैं वो तमाम चैप्टर्स जो एग्जाम स्टैंड पॉइंट से बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? स्ट्रैटेजी बहुत आराम से हमारी ये रहेगी कि भाई हम लोग जितने भी चैप्टर्स आईडीटी के हैं वो 100% तरीके से करेंगे, अच्छे से करेंगे। डीटी के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कर लेंगे क्योंकि सिलेबस काफी ज्यादा वास्ट है, तो हमारा ऑन एन एवरेज 60 मार्क्स हम क्रॉस कर लेंगे, दैट इज द एम। तो जी हाँ, क्या हम सब रेडी हैं आज का नया सेशन स्टार्ट करने के लिए? चैट बॉक्स में जरा लिख दो यस सर, वी आर रेडी टू स्टार्ट द न्यू चैप्टर विच इज द चैप्टर ऑन क्लबिंग। जी हाँ, हम लोग रेडी हैं आज का चैप्टर स्टार्ट करने के लिए। चलो भाई, तो बताता हूं आपको कैसे लोग चोरी करते हैं, कैसे लोग टैक्स बचाने के लिए कुछ भी पैंतरा आजमाते हैं। तो भाई लोग क्या करते हैं, आपको पता है अगर ओल्ड टैक्स रेजिम में आप हो तो आपकी 2.5 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री है। आपको टैक्स नहीं देना अगर आपकी 2.5 लाख रुपए तक की इनकम है, ये बात हम सबको पता है। ठीक है, 2.5 लाख रुपए तक की इनकम पे टैक्स नहीं लगाना, और 2.5 लाख से ऊपर जितनी भी इनकम होती है उस पर टैक्स आपको लगाना पड़ता है। ठीक है, तो सपोज आपकी 6 लाख रुपए की इनकम है, ठीक है, आपका पैकेज है, आप सैलरीड पर्सन हो, आपका जो पैकेज है वो कितना है? 6 लाख रुपए का आपका पैकेज है, 6 लाख रुपीज का आपका पैकेज है। अगर 6 लाख रुपीज का आपका पैकेज है तो आपका टैक्स जो लगेगा वो पहले 2.5 लाख पे निल होगा। ठीक है, 2.5 लाख से 5 लाख पे 5% होगा, 5 लाख से ऊपर वाले अमाउंट पे 20% होगा, जो हमारे स्लैब रेट्स के अकॉर्डिंग नॉर्मल अपना भाई इनकम आता है। ठीक है, तो 6 लाख की जो आपकी इनकम है उस पर आपका टैक्स स्लैब रेट के अकॉर्डिंग बनेगा। अब कुछ लोग बहुत ओवर स्मार्ट होते हैं, ठीक है,
लॉ को चैलेंज करने लगते हैं, लॉ की अवहेलना करने के लिए कुछ भी करने लगते हैं, तो वो ये कहते हैं कि भाई सुनो मेरे एम्प्लॉयर के पास जाते हैं अपने, और अपने एम्प्लॉयर से कहते हैं सुनो भाई मेरे एम्प्लॉयर कहता है हाँ जी बताइए क्या काम है आपको। तो वो कहते हैं भाई देखो आप मुझे सैलरी देते हो 6 लाख रुपए की। एम्प्लॉयर कहता है हाँ मैं तुम्हें सैलरी देता हूँ 6 लाख रुपए की। तो ऐसा है, आप आज के बाद सैलरी सिर्फ मुझे मत दो, मेरी वाइफ को भी दो। तो एम्प्लॉयर कहता है भाई कैसी बातें कर रहे हो, अरे तुम हमारे यहां काम करते हो, तुम हमारे एम्प्लॉय हो, तो सैलरी हम तुम्हें देंगे या तुम्हारी वाइफ को देंगे। तो एम्प्लॉय कहता है नहीं नहीं अरे आप गलत समझ रहे हो, रुको तो सही, गलत समझ रहे हो। सुनो मैं क्या करने के लिए कह रहा हूं, मैं ये करने के लिए कह रहा हूं कि आप जो 6 लाख रुपए मुझे देते हो उसमें से 3 लाख रुपए आप मुझे दो और 3 लाख रुपए आप मेरी वाइफ को दो। ऐसे आप स्प्लिट कर दो, 3-3 लाख रुपए, 3 लाख रुपए मुझे दो, 3 लाख रुपए मेरी वाइफ को दो, ऐसे इनकम को आप स्प्लिट कर दो। एम्प्लॉयर कहता है भाई इसमें तुम्हारा क्या फायदा। तो एम्प्लॉई कहता है कि 2.5 लाख रुपए तक मुझे एग्जेम्पशन मिल जाएगी, तो मेरी जो टैक्सेबल इनकम है वो सिर्फ 50,000 होगी, और 2.5 लाख रुपए तक मेरी वाइफ को एग्जेम्पशन मिल जाएगी और 50,000 रुपए मेरी टैक्सेबल इनकम होगी। तो एम्प्लॉयर कहता है अरे भाई लेकिन तुम्हारी वाइफ तो हमारे यहां काम ही नहीं करती। तो एम्प्लॉयर कहता है इससे क्या फर्क पड़ता है, आप 2 अलग अलग बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दो, आपको क्या फर्क पड़ता है, चाहे आपकी वाइफ मेरी वाइफ काम कर रही है नहीं कर रही, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आप सैलरी को स्प्लिट कर दो 2 पार्ट्स में, और अगले साल मान लो आपके बच्चे हैं, ठीक है, आप हस्बैंड वाइफ हो, आपके बच्चे हैं, तो इनकम को 4 टुकड़ों में स्प्लिट कर दो, 4 अलग अलग पार्ट्स में आप इनकम को दे दो, तो टैक्स बिल्कुल ही जीरो बनेगा, 1 भी रुपए का टैक्स गवर्नमेंट को पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं स्प्लिटिंग ऑफ इनकम। आप अपनी इनकम को स्प्लिट कर देते हो इनटू वेरियस पीपल्स इनकम। जब आप अपनी इनकम को स्प्लिट कर देते हो इनटू वेरियस पीपल्स इनकम, तो आपका जो टैक्सेबल इनकम होती है वो भाई कम बन जाती है, आपको जिस इनकम पे टैक्स देना होता है वो कम हो जाती है, क्योंकि जो एग्जेम्पशन लिमिट है 2.5 लाख रुपए वो हर पर्सन अवेल कर लेता है। ये चोरी टैक्स में होनी शुरू हो गई थी, जिसकी वजह से ये चैप्टर इजाद में आया। चैप्टर का नाम है क्लबिंग ऑफ इनकम। ये चोरी जब सरकार ने पकड़ी कि लोगों ने इतनी गलत हरकतें करनी शुरू कर दी, टैक्स को चोरी करने के लिए, अपनी सैलरी इनकम को बचाने के लिए, सैलरी इनकम अपनी कम डिस्क्लोज करने के लिए, टैक्स को बचाने के लिए, टैक्स को सेव करने के लिए लोगों ने ऐसी हरकतें शुरू कर दी थी करनी। जब ये बात डिस्क्लोज हुई, जब ये बात सामने आई, तो सरकार ने ये सेक्शन लाया भाई। सेक्शन का नाम है क्लबिंग ऑफ इनकम। इस सेक्शन के अंदर सरकार ने बोला कि अगर हस्बैंड वाइफ दोनों को सैलरी मिल रही है, ठीक है, तो हम दोनों की सैलरी क्लब करके सिर्फ हस्बैंड के हाथ में टैक्सेबल करेंगे। तो भाई कायदे की बात तो यही है, जेन्युइन बात तो यही है। हाँ, कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी अगर आप क्लबिंग करना चाहते हो। ऐसे नहीं गवर्नमेंट हर किसी की सैलरी क्लब कर देगी भाई। कुछ जेन्युइन केसेस भी हो सकते हैं जहां वाइफ अलग काम कर रही है, हस्बैंड अलग काम कर रहा है, और दोनों अपने अपने भाई रिटर्न अलग अलग भर रहे हैं। तो कहीं जेन्युइन जहां पर केसेस हैं वो जेन्युइन केसेस भी हैं कई कई जगह, लेकिन जहां पर भी इनजेन्युइन केसेस हैं, जहां पर भी केसेस भाई नॉर्मल नहीं है, वहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्लबिंग कर देती है इनकम की। वाइफ की जो सैलरी है वो हस्बैंड के हाथ में क्लब कर देंगे और तब टैक्स रिकवर करेंगे। और बिल्कुल सही बात भी है भाई, ऐसा होना भी चाहिए अगर आपने सिर्फ टैक्स बचाने के लिए सैलरी को स्प्लिट किया है। लेकिन हाँ, अगर तुम प्रूव कर दो कि सर मेरी वाइफ तो एक्चुअली सेम जगह काम करती है, जहां मैं काम करता हूं वहीं मेरी वाइफ भी काम करती है, और पता कर लो मेरी वाइफ भी कॉस्ट अकाउंटेंट है, मैं भी कॉस्ट अकाउंटेंट हूं, तो वो भी सक्षम है काम करने के। ऐसा नहीं कि वो कोई ग्रेजुएट है या उसने कोई 12th पास करी है, 10th पास करी है, ऐसा नहीं है। वो भी कॉस्ट अकाउंटेंट है भाई, वो भी इक्वली मेहनत कर सकती है, उसके पास नॉलेज है। जितनी सैलरी मैं अर्न कर रहा हूं उतनी सैलरी वो भी अर्न कर सकती है। अगर आप ये बातें प्रूव कर दो तो आप पे क्लबिंग के प्रोविजंस नहीं लगेंगे, फिर सरकार आपकी इनकम को क्लब नहीं करेगी। लेकिन अगर आप ये बात प्रूव करने में असमर्थ रहे कि भाई योर वाइफ इज केपेबल ऑफ अर्निंग सेपरेटली, तो गवर्नमेंट कहेगी मैं दोनों की इनकम को क्लब कर दूंगा, वाइफ और हस्बैंड दोनों की इनकम को क्लब कर दूंगा, और क्लब करके इकट्ठा टैक्स लूंगा वाइफ और हस्बैंड दोनों से। सो ये प्रोविजंस हैं, जो प्रोविजंस हमारे भाई क्लबिंग के हमारे जो बेसिक फाउंडेशन, जो फंडामेंटल प्रोविजंस हैं, वो ये वाले प्रोविजंस हैं। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं सर किसी इंडिविजुअल ने एकदम से बैंक में 5 लाख रुपए डाले तो टैक्स लगेगा? बिल्कुल लगेगा भाई। अगर डिपॉजिट एकदम से तुमने बहुत ज्यादा पैसे करे बैंक में, तो सवाल उठेगा कि बताओ जरा पैसे क्यों डिपॉजिट करे, और टैक्स लगेगा।
ये अगर तुम लोगों ने ये बकवास बातें अभी कभी बंद नहीं करी ना, तो मैं जेन्युइनली ब्लॉक कर दूंगा कुछ लोगों को अपने चैट से। जो ये बेकार की बातें रोहित शर्मा तुम शुरू कर देते हो ना, यूजलेस बातें, अपने जो पर्सनल घरेलू मुद्दे जो उठा देते हो ना चैट में, मेरे घर में ये हो रहा है, मेरी गर्लफ्रेंड के साथ ये हो रहा है, मेरी मम्मी के साथ ये हो रहा है, मेरे पापा के साथ ये हो रहा है, ये जो बकवास बातें तुम करनी शुरू करते हो ना, हर्ष कंजानी जो इसका जवाब देता है, मैं दोनों को, हर्ष को भी और रोहित शर्मा को भी ब्लॉक कर दूंगा अगर ये फालतू की बातें शुरू करी और उसमें फालतू में स्पैमिंग करी मेरे चैट बॉक्स में। मुझे मेरे चैट बॉक्स में बिल्कुल भी स्पैमिंग नहीं चाहिए, रेलेवेंट क्वेश्चन चाहिए। और जो जो स्टूडेंट आंसर देंगे ना फालतू के सवालों का, जैसे मनीष टीएच ये आंसर देता है फालतू के सवालों का, अनिकेत मोंडल इंक्लूड हो गया फालतू के सवाल का जवाब देने में, अवीशा सुमन ऐड हो गई फालतू के सवाल को जवाब देने में। तो ये जितने स्टूडेंट्स जवाब दे रहे हैं ना फालतू के सवालों का, मैं सबको ब्लॉक कर दूंगा। मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूं, स्पैम कर रहे हो तुम इतना ज्यादा मेरे चैट बॉक्स को, और मुझे ढूंढना पड़ रहा है रेलेवेंट क्वेश्चन क्या है। किसी बच्चे ने रेलेवेंट क्वेश्चन पूछा तो वो इग्नोर हो जाएगा, मुझे रेलेवेंट क्वेश्चन ढूंढना पड़ रहा है तुम्हारी बेकार की घरेलू बातों में। तो ये घरेलू बातें बिल्कुल नहीं चलेंगी यहाँ पर। कोई पर्सनल केसेस हम डिस्कस करने नहीं आए हैं यहाँ पर, यहाँ स्ट्रिक्टली हम लॉ समझने आए हैं, ठीक है। पर्सनल केस, घरेलू केस तुम्हें जो अपना डिस्कस करना है वो मेरे से सेपरेटली चैट में डिस्कस करो, मेरे व्हाट्सएप पे डिस्कस करो, जो मेरे टाइम है उसमें डिस्कस करो, ठीक है। हाँ अवीशा, ज्यादा भोली बनने की कोशिश मत करो, ठीक है। आई एम ओनली आंसरिंग टू स्टूपिड क्वेश्चंस इज आल्सो स्टूपिडिटी। तो अगर दूसरा आदमी स्टूपिड क्वेश्चन पूछ रहा है तुम उसकी स्टूपिडिटी में ऐड ऑन नहीं कर सकती। यू आंसर माय क्वेश्चंस, इट्स बेटर टू आंसर माय क्वेश्चंस रादर देन रोहित आंसर्स एंड हर्ष कंजानीज आंसर्स। और आपस में व्हाट्सएप नंबर एक्सचेंज कर लो, अगर इतना ही शौक है तुम्हें रोहित के आंसर करने का, क्वेश्चन आपस में क्वेश्चन आंसर एक्सचेंज कर लेना। नालायक अवीशा, मतलब लिटरली आई हैड टू सर्च कि कोई रेलेवेंट क्वेश्चन है। तुम्हारी इतनी 2 मिनट में तुम्हारी इतनी फालतू की चैट हो गई, पता नहीं क्या क्या तुम केस डिस्कस कर रहे हो। प्लीज डोंट डू दिस, ठीक है। वंस इन अ वाइल, ठीक है, इट्स ओके टू हैव सम काइंड ऑफ अ शॉर्ट डिस्कशन, बट डिस्कशन शुड नॉट गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड यू नो वेस्ट क्लास टाइम, वेस्ट माई टाइम, दैट शुड नॉट हैपन। ओके, लेट्स स्टिक टू द लॉ। तो लॉ क्या कह रहा है भाई? लॉ कह रहा है कि अगर ऐसा रेम्यूनरेशन दिया गया स्पाउस को, अगर एक ही कंपनी से रेम्यूनरेशन दिया गया स्पाउस को, तो वो क्लबिंग के कैटेगरी में आ जाएगा, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस फुलफिल करनी जरूरी है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने जरूरी हैं। उन कंडीशंस को फॉलो करोगे तो ही क्लबिंग होगा, अदरवाइज क्लबिंग नहीं होगा, ठीक है। आओ वो कंडीशन पढ़ते हैं, ठीक है। वेयर द असेसी हैज सब्सटैंशियल इंटरेस्ट इन द कंसर्न। अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एक एम्प्लॉयर को कन्विंस करना, एक एम्प्लॉयर है, ठीक है, मान लो तुम रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में काम करने जाते हो, ठीक है, वो इतने बड़े एम्प्लॉयर हैं, वो आइडियली तुम्हारी ये बात कभी भी नहीं सुनेंगे, क्योंकि ये गलत बात है, ये बात कभी भी नहीं सुनेंगे कि तुम अपनी इनकम को भाई स्प्लिट करके दिखाओ, 2 अलग अलग इनकम को तुम स्प्लिट करके दिखाओ। ये तुम्हारी बात कभी भी अग्री नहीं करेंगे वो, क्योंकि वो लॉ के अगेंस्ट कभी भी नहीं जाएंगे। तो जो एम्प्लॉयर है वो तुम्हारी बात सुनेगा ही नहीं। अगर तुम इस तरह की कोई फरमाइश अपने एम्प्लॉयर से करोगे जो तुम्हें जॉब दे रहा है, अगर उससे तुम बोलोगे कि सर आधी इनकम मेरी बैंक अकाउंट में डालना, आधा इनकम मेरे वाइफ के बैंक अकाउंट में डालना, अगर ऐसे तुम स्प्लिटिंग करने का फरमाइश करोगे अपने एम्प्लॉयर को, एम्प्लॉयर सीधा मना कर देगा, नहीं भाई नहीं, ये सब हम झोल झाला नहीं करते, ये सब गड़बड़ी हम अपने यहाँ नहीं करते, हम तो तुम्हारे बैंक अकाउंट में ही पैसे डालेंगे। तो लॉ ने इस बात को रिकॉग्नाइज करा कि यूजुअल सर्कमस्टांसेस में कोई भी स्प्लिटिंग करने में परमिशन तुम्हें नहीं देगा, स्प्लिटिंग करने की परमिशन कोई भी तुम्हें नहीं देगा यूजुअल सर्कमस्टांसेस में। लेकिन 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 वहां पर जहां पर तुम्हारा सब्सटैंशियल इंटरेस्ट होगा, जैसे जो हस्बैंड है उनका सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है कंपनी में, मतलब वो कंपनी के शेयर होल्डर भी हैं, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में मुकेश अंबानी, ठीक है, मुकेश अंबानी का सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है कंपनी में। अगर तुम्हारा सब्सटैंशियल इंटरेस्ट होगा कंपनी में, तुम्हारे पास वोटिंग पावर होगी, स्ट्रॉन्ग वोटिंग पावर होगी कंपनी में, तुम्हारे पास हेफ्टी नंबर ऑफ शेयर्स होंगे कंपनी के अंदर, उस सिचुएशन में भाई तुम्हारी बात मानी जा सकती है। तो लॉ कहता है मैं क्लबिंग तभी करूंगा जब वन ऑफ द स्पाउसेस, कोई भी एक स्पाउसेस का सब्सटैंशियल इंटरेस्ट होगा कंपनी में, कंपनी के अंदर कुछ ना कुछ उसका सब्सटैंशियल इंटरेस्ट होगा, एटलीस्ट एक स्पाउस का, ताकि वो इस ताकत वाली पोजीशन में है कि हां वो एनफोर्स करा सके कि आप इनकम को स्प्लिट कर दो, ठीक है। सो एटलीस्ट वन ऑफ द स्पाउसेस शुड हैव सब्सटैंशियल इंटरेस्ट इन द कंपनी। सब्सटैंशियल इंटरेस्ट का क्या मतलब है? वही भाई 20% से ज्यादा वोटिंग पावर, शेयर होल्डिंग पावर, उसे कहते हैं सब्सटैंशियल इंटरेस्ट, जो कि हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे, ठीक है। अगर ऐसा है कि
व्हेन द असेसी हैज सब्सटैंशियल इंटरेस्ट इन द कंपनी, जब भाई जो हस्बैंड है उसका सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है कंपनी में, उसका कुछ पकड़ है, उसकी कोई पूछ है कंपनी में, सब्सटैंशियल इंटरेस्ट उसका है कंपनी में, तो इनकम ऑफ द स्पाउस टू बी क्लब्ड विद द असेसी, जो उसकी वाइफ की जो सैलरी होगी वो हस्बैंड की सैलरी में क्लब कर दी जाएगी, जब हमें पता है कि हस्बैंड का सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है कंपनी में। ठीक है, अब सर ऐसा भी हो सकता है हस्बैंड वाइफ दोनों का सब्सटैंशियल इंटरेस्ट हो, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में मुकेश अंबानी, नीता अंबानी दोनों का सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है भाई दोनों ही मेजर शेयर होल्डर्स हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में, दोनों का ही सब्सटैंशियल इंटरेस्ट आ गया। अगर ऐसा है कि दोनों का ही सब्सटैंशियल इंटरेस्ट आ गया रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में, वेयर बोथ द असेसीज एंड स्पाउस हैव द सब्सटैंशियल इंटरेस्ट इन द कंसर्न, तो अब किसकी सैलरी कहां पर क्लब करी जाए भाई? जब एक का था, जब एक का सब्सटैंशियल इंटरेस्ट था, मान लो हस्बैंड का सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है तो स्पाउस की सैलरी हस्बैंड के में क्लब कर दो, अगर वाइफ का सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है तो हस्बैंड की सैलरी वाइफ में क्लब कर दो, ये रूल था। ठीक है, इनकम ऑफ स्पाउस टू बी क्लब विद द असेसी, मतलब जिसका सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है उसकी इनकम में उसके स्पाउस का ऐड कर दो, जैसे अगर हस्बैंड का सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है तो वाइफ की सैलरी को हस्बैंड में क्लब करो, और अगर वाइफ का सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है तो हस्बैंड की सैलरी वाइफ में क्लब करो। ठीक है, अब अगर दोनों का ही सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, दोनों ही कंपनी में कोई पोजीशन होल्ड करते हैं, तो किसकी सैलरी किस में क्लब होगी? क्योंकि ये भी रेलेवेंट है ना भाई, विमेन मतलब वाइफ की सैलरी हस्बैंड में क्लब होगी या हस्बैंड की सैलरी क्लब वाइफ में क्लब होगी, कौन सा डिसाइड करेंगे? वो डिसाइड करने का जो फैक्टर है वो है वेयर बोथ ऑफ देम हैव एनी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, तो जिसकी भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हायर है, मतलब कंपनी को सैलरी, कंपनी से सैलरी ड्रॉ करने के अलावा दोनों में से जिसकी भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हायर है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स मतलब इंटरेस्ट से इनकम कमा रहे हैं, रेंट से इनकम कमा रहे हैं, कोई और सोर्स की इनकम है, तो जिस भी भाई हस्बैंड या वाइफ जिसकी भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से इनकम ज्यादा होगी, उसकी भाई सैलरी में दूसरे स्पाउस की क्लबिंग होगी इनकम की। ठीक है, फिर वेयर बोथ डू नॉट हैव एनी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, अगर दोनों की कोई इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज नहीं है, एक भाई सैलरी इनकम ही है दोनों की ही, तो फिर क्लबिंग होगी ही नहीं, इस केस में दोनों ही क्लबिंग नहीं करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला रूल जो मैं तुम्हें बता रहा हूं वो बता रहा हूं, जब स्पाउस की सैलरी एक दूसरे के साथ क्लब होगी, जब हस्बैंड की सैलरी वाइफ के साथ, वाइफ की सैलरी के साथ क्लब होगी, वाइफ की सैलरी हस्बैंड के साथ क्लब होगी, उसमें सबसे पहली कंडीशन तो मैंने तुम्हें बताई भाई, किसी एक का, दोनों में से किसी एक का सब्सटैंशियल इंटरेस्ट होना चाहिए कंपनी में, ताकि वो इस पावर में रहें, इस होल्ड में रहें कि हाँ हम ये कमांड कर सकते हैं कि भाई स्प्लिटिंग कर दो हमारी इनकम की, एक भाई थोड़ा सा इनकम मेरी वाइफ को दे दो, थोड़ी सी इनकम मुझे दे दो, ये पावर होनी भी तो चाहिए। ये पावर तभी आपके पास अज्यूम करी जाएगी जब आपका सब्सटैंशियल इंटरेस्ट होगा कंपनी के अंदर। ठीक है, अब जब ये पावर आ गई, सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, अब सवाल उठता है भाई किसकी सैलरी में क्लब करी जाए, हस्बैंड की वाइफ में या वाइफ की हस्बैंड में? सर एक बात बताओ, अरे फर्क क्या पड़ेगा, फर्क क्या पड़ेगा, चाहे वाइफ की सैलरी हस्बैंड में क्लब करो, हस्बैंड की वाइफ में, सर फर्क क्या पड़ेगा भाई? बहुत फर्क पड़ेगा, बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है जो स्लैब रेट्स हैं वो वुमेन के केस में अलग हो, मेन के केस में अलग हो, और जी हां ऐसे ही ओल्ड टैक्स रेजिम चैप्टर नंबर 1 में हमने पढ़ा, वुमेन के लिए टैक्स स्लैब रेट अलग है, मेन के लिए टैक्स स्लैब रेट अलग है, फर्क हो सकता है। प्लस एक और चीज का फर्क हो सकता है, कुछ डिडक्शंस विमेन के लिए अवेलेबल हो, मेन के लिए ना हो, और मेन के लिए हो, विमेन के लिए ना हो, तो ऐसा भी हो सकता है। तो किसकी सैलरी किस में क्लब होगी, हस्बैंड की वाइफ में या वाइफ की हस्बैंड में, ये भी चूज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। और लॉ ने बड़ी सिंपल सी बात करी, अगर दोनों में से किसी एक का सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है कंपनी में, तो जिसका भी सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है कंपनी में, उसकी सैलरी में दूसरे वाले पर्सन की भाई सैलरी क्लब होगी। मैं दे देता हूं एग्जांपल। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट का जो भाई सीएफओ हैं वो है एक लेडी, सपोज एग्जांपल दे रहा हूं। ठीक है, और वो लेडी के जो हस्बैंड है, ठीक है, वो भी सैलरीड दिखाते हैं, बट वो जो हस्बैंड है, हस्बैंड माइक्रोसॉफ्ट में कोई सब्सटैंशियल इंटरेस्ट नहीं है, लेडी का, वाइफ का माइक्रोसॉफ्ट में सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, तो अब हम क्या करेंगे, हस्बैंड की जो सैलरी है वो वाइफ की सैलरी में क्लब कर देंगे। अब मैं उल्टा सिचुएशन ले लेता हूं। उल्टा सिचुएशन क्या, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के जो एमडी हैं वो है मुकेश अंबानी, सपोज नीता अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में कोई पोजीशन होल्ड नहीं करती, कोई सब्सटैंशियल इंटरेस्ट होल्ड नहीं करती, तो जो नीता अंबानी की सैलरी है वो मुकेश अंबानी के साथ क्लब होगी। तो क्लबिंग के प्रिंसिपल में सबसे पहला प्रिंसिपल ये, जहां सब्सटैंशियल इंटरेस्ट किसी एक का है, किसी एक स्पाउस का है, तो जिसका सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है उसकी सैलरी में दूसरे वाले स्पाउस का भाई इनकम ऐड होगी। अच्छा, दूसरा प्रिंसिपल ये, जहां दोनों का सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, ठीक है, वाइफ का भी हस्बैंड का भी, जहां दोनों का सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, वहां पर हम ये देखेंगे कि दोनों में से किसकी अदर इनकम ज्यादा है, कौन ज्यादा अमीर है, किसकी अदर इनकम ज्यादा है, किसकी इंटरेस्ट की इनकम ज्यादा है, किसकी रेंटल इनकम ज्यादा है, या कोई और हेड की इनकम किसकी ज्यादा है, जिसकी भी अदर इनकम ज्यादा होगी उसकी सैलरी में दूसरे वाले पर्सन की क्लब हो जाएगी, क्योंकि अब इस केस में दोनों ही सब्सटैंशियल इंटरेस्ट होल्डर हैं,
ठीक है, नीता अंबानी भी, मुकेश अंबानी भी, दोनों का 20% ज्यादा स्टेक है रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड। फंस गए हम। तो ये डिसाइड करने के लिए जिसका भी अदर इनकम ज्यादा होगा उसकी इनकम में दूसरे स्पाउस की इनकम ऐड हो जाएगी। और अगर दोनों की ही अदर सोर्सेस की इनकम नहीं है, वो कमाते ही सिर्फ सैलरी से हैं और कोई इनकम दोनों की है ही नहीं, अगर ऐसा सिचुएशन है तो भाई क्लबिंग नहीं होगी, क्योंकि इस सिचुएशन में हमें पता ही नहीं कि किसके सैलरी किसके में क्लब करें, तो वहां पर नो क्लबिंग का सिचुएशन होगा। अब आप लोग कुछ कह रहे हो क्या मेरे से? पता नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे आप कुछ कहना चाह रहे हो मेरे से। कुछ कह रहे हो तो बताओ क्या कह रहे हो, तो फिर मैं आपकी बात का भाई समाधान करूं। अगर आप बोलो, खुल के बोलो क्या कहना चाह रहे हो। कुछ कह रहे हो क्या? कुछ कह रहे हो तो बताओ भाई क्या कह रहे हो। पता नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे मुझे कुछ आप कहना चाह रहे हो। सर, हायर स्लैब वाले स्पाउस के साथ क्लब होकर ज्यादा टैक्स बनेगा। बिल्कुल अवीशा, इसी वजह से जो हायर स्लैब वाला स्पाउस है भाई उसका हम क्लब करने की कोशिश करें। खैर देखो, हायर स्लैब नहीं, हम तो ये कहते हैं जिस स्पाउस का भाई सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है ना कंपनी में, उसके साथ क्लब कर दो, चाहे उसकी हायर है चाहे लोअर है। हाँ सर बिल्कुल। चलो भाई अब हम स्टार्ट करते हैं। सर बीच बीच में मेरा बुरा हो जा रहा है। क्या बुरा हो गया रोहित शर्मा तुम्हारा? चलो हाँ सर, एक क्वेश्चन कराओ तो समझ में आए। आप बोले जा रहे हो, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराओ। आओ एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। राम एंड मिसेस राम होल्ड्स 20% एंड 30% इक्विटी शेयर्स इन आनंद लिमिटेड। तो भाई राम है और मिसेस राम है और उनका 20% होल्डिंग है और 30% इक्विटी शेयर्स हैं कहां? आनंद लिमिटेड में। मतलब दोनों ही शेयर होल्डिंग रखते हैं आनंद लिमिटेड में। दे आर एम्प्लॉयड इन आनंद लिमिटेड, दोनों ही आनंद लिमिटेड में एम्प्लॉयड है। टैक्सेबल सैलरी बीइंग 2,40,000 एंड 3,60,000। देखना जरा, वेरी स्मार्ट ब्रो, वेरी स्मार्ट। 6 लाख टोटल सैलरी बन रही है, 2,40,000 मिस्टर राम को मिल रही है, 3,60,000 मिसेज राम को मिल रही है रिस्पेक्टिवली, विदाउट एनी टेक्निकल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। अच्छा जी, कोई टेक्निकल क्वालिफिकेशन ही नहीं है भाई कि हम कह सकें जस्टिफाई हो रही है दोनों की सैलरी। चलो, अदर इनकम ऑफ राम एंड मिसेज राम आर 70,000 एंड 1 लाख रिस्पेक्टिवली। तो जो अदर इनकम है राम की है 70,000, मिसेज राम की है 1 लाख। अदर इनकम मतलब सैलरी के अलावा किसी और हेड की इनकम जो है वो इतनी है। फाइंड आउट द नेट इनकम ऑफ राम एंड मिसेज राम। राम और मिसेज राम की आपको नेट इनकम निकाल के लाना है। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। अरे अगर ब्लर हो रही है स्क्रीन तो एक बार रिफ्रेश करो, रिफ्रेश होके हो सकता है ब्लर ना हो। एक बार रिफ्रेश करके देखो। आज शायद, हाँ देखो, एक आज शायद थोड़ी सी वीडियो क्वालिटी भी ना हल्की सी रिड्यूस होगी, क्योंकि जो रेजोल्यूशन मैंने चूज किया है ना वीडियो का वो थोड़ा सा कम है, तो ऐसा हो सकता है थोड़ी सी वीडियो क्वालिटी हल्की सी रिड्यूस्ड हो। ठीक है, ब्राइटनेस कम कर दो भाई। ब्राइटनेस वैसे लीस्ट आई थिंक। हाँ जी, ब्राइटनेस लीस्ट है, दिस इज द लीस्ट ब्राइटनेस। ओके, तो भाई अब देखो जरा, दोनों ही हस्बैंड वाइफ का सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है कंपनी में, ठीक है। अगर दोनों हस्बैंड वाइफ का सब्सटैंशियल इंटरेस्ट होता है कंपनी में, तो किसकी इनकम कौन से की हेड में क्लब करी जाती है? भाई जिसकी भी अदर इनकम हायर है। इस केस में अदर इनकम हायर किसकी है? मिसेज राम की अदर इनकम हायर है, तो मिस्टर राम की सैलरी मिसेज राम की इनकम में ऐड करी जाएगी। ठीक है, ये प्रिंसिपल हम फॉलो करेंगे। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। आओ नीचे हम लोग इस टेबल को फिल करते हैं। तो मिस्टर राम की जो सैलरी है वो है 2,40,000। मिसेज राम की जो सैलरी है वो है 3,60,000। ठीक है, मिस्टर राम की सैलरी 2,40,000, मिसेज राम की 3,60,000। ठीक है, अब ये बता दो किसकी सैलरी में क्लब होगी? दोनों का ही सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, तो फिर भाई मिस्टर राम की सैलरी जो है उसको मैं हटा दूंगा और उसको कहां क्लब कर दूंगा? मिसेज राम के साथ क्लब कर दूंगा। तो मिस्टर राम की सैलरी में हटा दूंगा, मिसेज राम की सैलरी में क्लब कर दूंगा। ठीक है, वेरी गुड आंसर, सबका आंसर बिल्कुल सही। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, अब अदर सोर्सेस की इनकम कितनी है?
70,000 है मिस्टर राम की और 1 लाख है मिसेस राम की। ठीक है, मिस्टर राम की कितनी है 70,000 और 1 लाख है मिसेस राम की। तो मिस्टर राम की इनकम भाई एंड ऑफ द डे कितनी आ गई 70,000 रुपीज और मिसेस राम की कितनी आ गई 7 लाख रुपीज। मिस्टर राम की कितनी आ गई 70,000 रुपीज और भाई मिसेस राम की कितनी आ गई 7 लाख रुपीज। बात समझ में आई तो चैट बॉक्स में लिखो यस सर। और याद रहे क्लबिंग सिर्फ रेम्यूनरेशन का होगा, ठीक है, सैलरी का होगा और किसी इनकम का क्लबिंग नहीं होगा, ये बात भाई ध्यान रखना। ठीक है सर। चलो बात समझ में आ गई। चलो सर एक और क्वेश्चन कराओ, अब की बार थोड़ा सा टफ कराना, ये तो बड़ा ही बच्चों वाला बड़ा ही इजी सा क्वेश्चन था, एक बार थोड़ा सा टफ क्वेश्चन कराओ तो मजा आए, समझ में आए कॉन्सेप्ट भी। ठीक है भाई, आओ स्टार्ट करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 2, मिस्टर एंड मिसेज एक्स वर्किंग इन ए लिमिटेड। मिस्टर एंड मिसेज एक्स ए लिमिटेड में काम कर रहे हैं विदाउट पोजेसिंग एनी क्वालिफिकेशन। उनका कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन नहीं है जो प्रूव कर सके कि दोनों इंडिपेंडेंट काम कर रहे हैं और दोनों डिजर्व करते हैं सैलरी, ऐसा कोई क्वालिफिकेशन दोनों के पास ही नहीं है। ठीक है, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स कंप्यूट देयर इनकम, उनकी इनकम आपको कंप्यूट करनी है। मिस्टर एक्स 15% की शेयर होल्डिंग होल्ड कर रहे हैं, मिसेज एक्स 6% की शेयर होल्डिंग होल्ड कर रहे हैं इन व्हाट कंपनी ए लिमिटेड। नाउ टैक्सेबल सैलरी फ्रॉम ए लिमिटेड से जो टैक्सेबल सैलरी मिस्टर एक्स की आ रही है वो आ रही है 1,20,000 और मिसेज एक्स की जो टैक्सेबल सैलरी आ रही है वो आ रही है 60,000। केस 1 इनकी अदर इनकम है 50,000 80,000। केस 2 इनकी अदर इनकम है 90,000 65,000। केस 3 इनकी अदर इनकम है निल और निल। ठीक है, अब देखना भाई जो केस 3 है ना, केस 3 में इनकी अदर इनकम है निल। अगर इनकी अदर इनकम है निल तो मैं आगे क्वेश्चन सॉल्व बिना करे तुमसे पूछ रहा हूं, बता दो जरा केस 3 के केस में क्लबिंग कितने अमाउंट की होगी। केस 3 में अदर इनकम है निल निल, तो केस 3 में क्लबिंग कितने अमाउंट की होगी, जरा मुझे बिना आगे क्वेश्चन बढ़े, मैं क्वेश्चन आगे बढ़ा भी नहीं रहा, बिना आगे क्वेश्चन बढ़े जरा चैट बॉक्स में बता दो क्लबिंग कितने अमाउंट की होगी। केस 3 में जो इनकम अदर इनकम है वो है निल, कुछ भी अदर इनकम दोनों की नहीं है। क्लबिंग कितने अमाउंट की होगी, किसके हाथ में कौन सी इनकम क्लब होगी, जरा मुझे चैट बॉक्स में बता दो। देखें जरा तुम्हारा दिमाग चलता है या नहीं चलता, बड़ा बेसिक सा प्रिंसिपल है। वेरी गुड आंसर बाय सुजल गुप्ता, प्राची अग्रवाल, मनीष टीएच ने पता नहीं क्या आंसर दिया, मुझे समझ नहीं आया। सोनम खान वेरी गुड। बहुत सही दिया, ठीक है, ये जवाब तो तुमने बहुत सही दिया। सर असेसी अपनी मदर की इनकम में भी ऐड कर सकता है ना, बिल्कुल। दलप्रीत का आंसर क्वेश्चन है कि क्या असेसी अपनी मदर इनकम में ऐड कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, अगर कुछ कंडीशन सेटिस्फाई होंगे, रिवोकेबल एंड इररिवोकेबल ट्रांसफर वाले केस में तो ऐसा पॉसिबल है, बिल्कुल क्लबिंग उधर भी पॉसिबल है। ठीक है, तो तुमने आंसर तो बहुत बढ़िया दिया कि सर अगर मान लो दोनों की अदर इनकम नहीं स्पेसिफाइड है तो क्लबिंग होगी नहीं, वो बात तो बिल्कुल सही है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, तुमने एक बात तो नोट ही नहीं करी, तुमने एक बात ये नोट नहीं करी कि भाई सब्सटैंशियल इंटरेस्ट वाला जो कंडीशन है वो फुलफिल हो भी रहा है या नहीं हो रहा। सब्सटैंशियल इंटरेस्ट होता है 20% ऑफ शेयर होल्डिंग होनी चाहिए
किसी भी एक स्पाउस की इन द कंपनी, यहां पर तो मिस्टर एक्स की है 15%, मिसेज एक्स की है 6%, यहां तो 20% वाला क्राइटेरिया ही फुलफिल नहीं हो रहा। अगर 20% वाला क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा तो क्लबिंग का तो यहां वैसे इंपैक्ट नहीं पड़ेगा सर। तो जरा तुम लोग चैट बॉक्स में बता दो कि क्या यहां पर क्लबिंग का इंपैक्ट पड़ेगा या क्लबिंग का इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, और अगर पड़ेगा तो कैसे पड़ेगा, अगर पड़ेगा तो कैसे पड़ेगा। देयर इज नो सब्सटैंशियल इंटरेस्ट, बिल्कुल मनीष वही कह रहा है, तो क्लबिंग होगी ही नहीं ना, तो वही तो क्लबिंग होगी नहीं फिर, तो अगर सब्सटैंशियल इंटरेस्ट नहीं है तो क्लबिंग होगी ही नहीं। अरे भाई सुनो, सब्सटैंशियल इंटरेस्ट की डेफिनेशन में कहते हैं आपके या आपके रिलेटिव्स के पास 20% की शेयर होल्डिंग होनी चाहिए, और रिलेटिव्स की डेफिनेशन में स्पाउस भी आता है। तो मेरे क्वेश्चन में अगर मैं मिस्टर एक्स की बात करूं तो मिस्टर एक्स के पास है 15%, मिसेज एक्स के पास है 6%, दोनों का मिला के क्या 21% हो गया। जी हां सर 21% हो गया। तो मिस्टर एक्स के पास सब्सटैंशियल इंटरेस्ट हो गया कंपनी का, जी हां हो गया, क्योंकि मिस्टर एक्स एंड मिस्टर एक्स के स्पाउस दोनों मिला के 20% ज्यादा सब्सटैंशियल इंटरेस्ट रखते हैं कंपनी का। अब आ जाओ मिसेज एक्स के पास, मिसेज एक्स का अपना इंटरेस्ट कितना है 6%, क्या उनके स्पाउस का इंटरेस्ट है, हाँ है, कितना 15%, तो मिसेज एक्स और उनके स्पाउस को मिला के कितना भाई सब इंटरेस्ट हो गया 21%। क्या सब्सटैंशियल इंटरेस्ट हो गया, बिल्कुल हो गया। तो मिसेज एक्स के पास भी सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, मिस्टर एक्स के पास भी सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, दोनों के पास सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है। तो सब्सटैंशियल इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हुए हम दोनों का, इनके रिलेटिव्स का भी भाई सब्सटैंशियल इंटरेस्ट को ऐड करते हैं। रिलेटिव का मतलब है स्पाउस, ब्रदर, सिस्टर, लीनियन, असेंडेंट और डिसेंडेंट, ये सब है हमारे रिलेटिव्स की डेफिनेशन में। फिर आ गया भाई अदर इनकम इधर है 50,000, इधर है 80,000, तो ज्यादा वाली इनकम में ऑफ कोर्स हम ऐड करेंगे, और यहां पर 90,000, 65,000, तो ज्यादा वाली अदर इनकम में हम ऐड करेंगे। ये प्रिंसिपल तुम्हें ऑलरेडी पता है, ठीक है सर, बात समझ में आ गई। आओ चलो जरा, बस अगर क्वेश्चन की बात समझ में आ गई तो टेबल भरना तो है तुम्हारे लिए चुटकियों का काम। सर पर सब्सटैंशियल इंटरेस्ट विल बी टेकन इंडिविजुअली ना, नो अविशा सुमन, नो, substantial interest will not be taken individually, substantial interest has to be taken in aggregate of you and your entire relatives, aggregate में लेते हैं, यही तो कैच है। ठीक है सर, बात समझ में आ गई, तो आओ जरा हम अपना आंसर देखते हैं, आंसर क्या होगा। ठीक है सर, तो 1,20,000, 60,000 सैलरी ऑफ मिस्टर एक्स। अब जो सैलरी ऑफ मिस्टर एक्स है ना, वो भी मिसेज एक्स के हाथ में टैक्स होगी, क्योंकि मिसेज एक्स की इनकम ज्यादा है। ठीक है, 80,000 रुपीज है। अदर इनकम इज मोर, तो केस 1 में मिसेज एक्स की अदर इनकम ज्यादा है, तो मिस्टर एक्स की जो सैलरी है वो भी मिसेज एक्स की इनकम में ऐड होगी, 1,20,000, और जो मिसेज एक्स की है वो तो मिसेज एक्स के हाथ में टैक्स होगी 60,000। ठीक है, अदर इनकम कितनी, अदर इनकम तो इंडिविजुअल अलग अलग हेड में टैक्स होगी, 50,000, 80,000। ठीक है, केस टू में क्या है कि जो अदर इनकम है वो मिस्टर एक्स की ज्यादा है, केस 2 में जो अदर इनकम है वो मिस्टर एक्स की ज्यादा है। ठीक है, तो सब कुछ मिस्टर एक्स के हाथ में टैक्स होगा, 1,20,000, 60,000। अदर इनकम इज मोर, अदर इनकम इज मोर, मिस्टर एक्स की अदर इनकम मोर है। ठीक है, और 90,000, 65,000, 90,000, 65,000 की अदर इनकम है। ठीक है, केस 3 में तो क्या इंडिविजुअली टैक्स होगा, अदर इनकम कुछ है ही नहीं, नील नील, और ये आ गया हमारा टोटल आंसर। बात समझ में आई तो चैट बॉक्स में लिखो यस सर।
यस सर, ठीक है भाई। मनीष कह रहा है सर दोनों ने शेयर खरीदे लेकिन सब्सटैंशियल इंटरेस्ट से कम है, तो वो अपनी पावर एक्सरसाइज कैसे करेंगे? अरे भाई वो दोनों अपनी पावर साथ मिलकर एक्सरसाइज करेंगे। जो बात मिस्टर एक्स बोलेंगे वही बात मिसेस एक्स भी बोलेंगी, तो कंसोलिडेटेड उनके जो वोट होंगे वो 21% काउंट होंगे। तो ऑब्वियसली बात है पावर तो एक्सरसाइज करेंगे ना दोनों मिलके, क्योंकि जो बात मिस्टर एक्स बोलेंगे वो मिसेस एक्स बोलेंगी और दोनों का कंसोलिडेट 21% हो गया, 20% उनकी बात मान ली जाएगी, तो पावर तो दोनों एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है सर, बात समझ में आ गई? बात समझ में आई? यस 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 यस। तो ये हमारा आंसर। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा। चलो भाई अब आ जाओ अगला स्पाउस से रिलेटेड घपला जो कि होना शुरू हुआ था। स्पाउस से रिलेटेड घपला जो कि होना शुरू हुआ था। ठीक है, अभी देखो एक और चीज क्या होनी शुरू हुई, एक और चीज क्या होनी शुरू हुई, एक और चीज होनी शुरू हुई। जैसे मान लो दो स्पाउस हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, हस्बैंड अर्न करता है, हस्बैंड की सैलरी है, हस्बैंड बहुत तगड़ा पैसा कमाता है, ठीक है। वाइफ हाउस वाइफ है, वाइफ अर्न नहीं करती। अब सैलरी को स्प्लिट नहीं कर सकते थे क्योंकि पिछला वाला सेक्शन आ गया, तो वो वाली भाई टैक्स चोरी करने का जो रेवेन्यू है वो खत्म हो गया था। तो एक नया पैतरा आजमाया गया। नया पैतरा क्या आजमाया गया समझना। अब हस्बैंड जो है, हस्बैंड के पास अपनी कुछ प्रॉपर्टी थी। जब हस्बैंड के पास अपनी प्रॉपर्टी थी तो वो प्रॉपर्टी हस्बैंड या फिर कोई भी एसेट, ठीक है, प्रॉपर्टी नहीं कोई भी एसेट, हस्बैंड के पास कोई भी एसेट था, तो हस्बैंड क्या करता था, जैसे प्रॉपर्टी है या कोई भी एसेट है, उसको बहुत कम कंसिडरेशन पे या फ्री में अपने स्पाउस को ट्रांसफर कर देता था। सर ऐसा क्यों करता था? ऐसा इसलिए करता था कि उस वाले एसेट से जो भी इनकम आएगी वो हस्बैंड के हाथ में टैक्स होने के बजाय वाइफ के हाथ में टैक्स हो जाए। एक एग्जांपल देता हूं भाई, ठीक है। अब भाई हस्बैंड है, सैलरी इनकम है उसकी बहुत मोटी, अच्छा पैसा कमाता है, बहुत सारी सैलरी है, बहुत इनकम अच्छी कमाता है। उससे उसने खरीदे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयर्स, बहुत ज्यादा शेयर्स खरीदे। तो साल का 2 से 3 लाख रुपए डिविडेंड आने लगा उस हस्बैंड के पास। अब हस्बैंड ने कहा मेरी सैलरी 6 लाख रुपए है, डिविडेंड और ऐड कर दो 2 लाख रुपए, 8 लाख रुपए बन गया, मुझे 8 लाख पे टैक्स देना पड़ेगा। तो सुनो वाइफ, सुनो वाइफ, मैं ये जो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयर है मैं तुम्हें ट्रांसफर कर रहा हूं। अब वाइफ कहती है मेरे पास तो पैसे ही नहीं है देने के लिए, मैं कहां से पैसे लाऊंगी? तो हस्बैंड कहता है कोई बात नहीं, मैं 2 रुपए में ट्रांसफर कर दूंगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है कि कंसिडरेशन होना जरूरी है ना। मैं 2 रुपए में ट्रांसफर कर दूंगा, भले ही वो जो शेयर्स हैं वो 20 लाख रुपए के हो, मैं तुम्हें 2 रुपए में ट्रांसफर कर दूंगा, मैं इन एडिक्वेट कंसिडरेशन से तुम्हें ट्रांसफर कर दूंगा। सरकार ने ये चोरी भी पकड़ ली। सरकार ने कहा अच्छा बच्चू, आप अगर अपना कोई एसेट अपनी वाइफ के नाम ट्रांसफर करते हो, ठीक है, तो उस एसेट से निकलने वाला जो इनकम है ना वो हम आप ही के हाथों में टैक्स कर लेंगे। तो जो डिविडेंड रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड से आएगा ना वो वाइफ के हाथ में टैक्स होने के बजाय हस्बैंड के हाथ में टैक्स हो जाएगा। ठीक है, सो अगर कोई एसेट इनएडिक्वेट कंसिडरेशन से ट्रांसफर करा गया, मतलब उस एसेट का कीमत थी बहुत ज्यादा, वैल्यू थी बहुत ज्यादा, और बहुत कम पैसों में वो एसेट को ट्रांसफर कर दिया गया भाई वाइफ को, और ये बोला गया कि अब जो उस एसेट से इनकम आएगी वो वाइफ के हाथ में टैक्स होनी चाहिए। ना 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 ना, ऐसा तो कतई नहीं होगा, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। उस इनकम को वाइफ के हाथ में टैक्स करने के बजाय हस्बैंड के हाथ में क्लब करके टैक्स दिखाया जाएगा। सर अब एक चीज बता दो। हाँ जी, उससे पहले मैं देख लेता हूं कोई डाउट है तो। यस, इनकम उसके नाम पे क्लब होगी जिसने एसेट ट्रांसफर किया है। वेरी गुड अवीशा। पर सर एज अ गिफ्ट भी तो ट्रांसफर कर सकता है, तो भी टैक्स लगेगा? हाँ देखो, गिफ्ट की तरह अगर ट्रांसफर करेगा तो कल ही तुमने पढ़ा है गिफ्ट टैक्स, ठीक है, रिलेटिव को गिफ्ट देते हैं तो कोई टैक्स नहीं लगता। तो जो एसेट ट्रांसफर किया उस पर तो टैक्स नहीं लगा, लेकिन जो एसेट से इनकम आई, अरे सुनो, दो अलग अलग बातें। जो एसेट ट्रांसफर किया, जो शेयर ट्रांसफर करे, उस पर तो कोई टैक्स नहीं लगा, लेकिन जो एसेट से इनकम आई, जो डिविडेंड आया, उसको यहां क्लब कर दिया गया। तो गिफ्ट पे टैक्स नहीं लग रहा, जो मेन एसेट है उस पर टैक्स नहीं लग रहा, उससे जो इनकम आई उसको यहां क्लब करा गया, ये करा गया है। The actual mistake is thinking that income from assets gifted to a spouse will be taxed in their hands. Yes, very good. ठीक है, अब एक और तुम्हारे दिमाग में सवाल उठना चाहिए। सवाल क्या उठना चाहिए? सर मैंने जो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयर्स अपनी वाइफ को ट्रांसफर करे, उससे मैंने पूरा 20 लाख रुपए लिया, मतलब एडिक्वेट कंसिडरेशन के साथ मैंने ऐसे ट्रांसफर करे, तब क्या होगा? अगर मैंने पूरे पैसे उससे लिए, अपनी वाइफ को जो मैंने एसेट ट्रांसफर किया पूरे पैसे उससे लिए, अगर मैं किसी थर्ड पार्टी को भी एसेट बेचता
स्टॉक एक्सचेंज में भी ये एसेट बेचता तो भी भाई ये एसेट पूरे के पूरे इसका भाई पैसा मुझे मिल जाता जो मुझे मेरी वाइफ से मिल गया। सर उस केस में क्लबिंग होगी या नहीं होगी? नहीं, उस केस में क्लबिंग नहीं होगी। अगर आपने एडिक्वेट कंसिडरेशन के साथ, ठीक है, अगर आपने एडिक्वेट कंसिडरेशन के साथ एसेट को ट्रांसफर किया है तो क्लबिंग का कोई प्रोविजन नहीं आएगा। ये तो इनएडिक्वेट कंसिडरेशन होगा तो क्लबिंग का प्रोविजन आएगा। और मनीष कंजानी, हर्ष कंजानी ने जो क्वेश्चन पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई। जब एसेट ट्रांसफर हुआ, 20 लाख के शेयर्स ट्रांसफर हुए, तो 20 लाख पे तो कोई टैक्स नहीं लगा, लेकिन 20 लाख के बदले जो डिविडेंड मिला 2 लाख रुपए का, उसका क्लबिंग का प्रोविजन यहां पर है। तो जो क्लबिंग का प्रोविजन है इनकम का है, एसेट का नहीं है। ये बात समझ में आई तो चैट बॉक्स में लिखो यस सर। ठीक है, तो आओ इस चार्ट को समझते हैं। अगर तो एडिक्वेट कंसिडरेशन के साथ एसेट ट्रांसफर हुआ तो इनकम की क्लबिंग नहीं होगी, कोई इनकम क्लब नहीं होगी। ठीक है, अगर एडिक्वेट कंसिडरेशन के साथ ट्रांसफर हुआ तो ठीक है। अगर इन एडिक्वेट कंसिडरेशन के साथ ट्रांसफर हुआ, मतलब तुमने 20 लाख रुपए की चीज 1 लाख रुपए की दे दी अपने वाइफ को, तो क्लबिंग का प्रोविजन अराइज होगा, क्लबिंग ऑफ इनकम फ्रॉम द एसेट इन द हैंड्स ऑफ द ट्रांसफरर। इसके 2 एक्सेप्शंस हैं भाई, 2 केसेस में क्लबिंग नहीं होती। एक डिवोर्स, जब आप डिवोर्स ले रहे होते हो अपनी वाइफ से और अपनी वाइफ को एलिमिनी पे कर रहे होते हो, जो भाई कोई आपने अपना घर है, एक घर अपनी वाइफ के नाम कर दिया, तो फिर सब्सिक्वेंटली जो उस घर से रेंट आएगा वो आपकी वाइफ के नाम ही टैक्स होगा, वो आपके नाम टैक्स नहीं होगा। तो अगर आप डिवोर्स सिचुएशन में अपनी वाइफ को कुछ दे रहे हो, और फ्री में देते हो, ऑब्वियसली आप पैसे थोड़ी लेते हो डिवोर्स करते हुए कि वाइफ मुझे पैसे दे और मेरा घर ले, ऐसा थोड़ी होता है, फ्री में देते हो। तो फ्री में तब जब दिया तो उससे अगर कोई इनकम आई घर से, जैसे रेंट आया उस घर से, तो वाइफ के नाम पे ही टैक्स होगा, आपके नाम पे टैक्स नहीं होगा। दूसरा, केसेस कवर्ड अंडर सेक्शन 27, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में एक भाई सेक्शन है, सेक्शन 27। जब भी एक हस्बैंड अपनी वाइफ को या वाइफ अपने हस्बैंड को कोई भी हाउस प्रॉपर्टी इनएडिक्वेट कंसिडरेशन पे ट्रांसफर करता है, तो गवर्नमेंट मानती है कि जो उसका असली ओनर है वो जिसने ट्रांसफर किया है वो ही है, और जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी रेंट जो टैक्स होगा ना, वो उसी के हाथ में टैक्स होगा। तो ये सेक्शन 27 ऑलरेडी क्लबिंग का प्रोविजन हाउस प्रॉपर्टी वाले हेड में है, तो वहां पर अगर वो अप्लाई हो गया तो हम यहां पर इनकम क्लब नहीं करेंगे, क्योंकि वहां इनकम ऑलरेडी क्लब हो रही है। समझ रहे हो, वहां इनकम ऑलरेडी क्लब हो रही है। तो अगर आपका अंडर सेक्शन 27 आपका केस बैठ गया तो आप इस वाले क्लबिंग के 64 के सेक्शन में नहीं फॉल करोगे, वहां ऑलरेडी क्लबिंग हो रही है, तो फिर हम दोबारा क्लबिंग नहीं करेंगे। बताओ बात समझ में आई? तो बोलो यस सर। ठीक है, और अगर तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो तो फिर खुल के कह दो भाई, कुछ तुम्हारे मन में कोई बात आ रही है तो वो भी मुझे बता दो। एक्सेप्शन हमने दोनों डिस्कस कर ली। कुछ मन में तुम्हारे बात आ रही है क्या? कुछ चल रहा है क्या तुम्हारे मन में? ऐसा लग रहा है मुझे जैसे तुम्हारे मन में कुछ चल रहा हो, जैसे कुछ ऐसा चल रहा हो तुम्हारे मन में, कुछ बात है क्या? ओके, हाँ सर कुछ बात तो है। सर आप अगर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराओ ना तो सर फिर समझ में आए, क्योंकि सर ऐसे ना समझ में नहीं आता हमें। रोहित शर्मा कह रहे जय माता दी। हाँ, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराओ तो समझ में आए। वेरी गुड, चलो आओ स्टार्ट करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 3। Mr. X gifted 1000 shares of non-domestic company worth rupees 6 lakhs acquired on 15th March 2024 to Mrs. X out of natural love and affection। मतलब ये भाई गिफ्ट दिया गया है, ठीक है, ये गिफ्ट है जो मिस्टर एक्स ने अपनी वाइफ को दिया है, मिस्टर एक्स ने मिसेज एक्स को दिया है। ये गिफ्ट कितने रुपए का गिफ्ट है? ये 6 लाख रुपए का गिफ्ट है, ठीक है। ऑन 31 जनवरी 2025 मिसेज एक्स रिसीव्ड अ डिविडेंड ऑफ 60,000 ऑन सच शेयर्स इन इंडिया। अब 31 जनवरी को मिसेज एक्स को इसमें से डिविडेंड मिला 60,000 रुपए का। ऑन 1 फरवरी 2025 मिसेज एक्स सोल्ड सच शेयर्स, मिसेज एक्स ने ये वाले शेयर्स बेच दिए। कितने रुपए के बेचे? 10 लाख रुपए के बेचे। एंड रिसीव्ड कंसिडरेशन इन इंडिया, तो रिसीव्ड उन्होंने कंसिडरेशन लिया, 10 लाख रुपए उनको कंसिडरेशन की तरह रिसीव हो गए। शो द टैक्स ट्रीटमेंट इफ ऑन 1 फरवरी 2025 मिसेज एक्स इन्वेस्टेड 10,60,000, मतलब 60,000 रुपए जो डिविडेंड मिला था और 10 लाख रुपए जो सेल्स कंसिडरेशन मिला, वो मिसेज एक्स ने उसका क्या किया? 10,60,000 का के से हाउस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दिया, जहां से उन्हें रेंट मिल रहा है 53,000 का, ठीक है। एक नई पार्टनरशिप फर्म में उन्होंने ये पैसा डाल दिया, मतलब अपना बिजनेस खोल लिया इस पैसे से। एंड कॉन्ट्रीब्यूटेड इनिशियल कैपिटल, इंटरेस्ट रिसीव्ड, वहां से इंटरेस्ट मिला 13,250 और प्रॉफिट भी मिल गया 20,000 रुपए का। मतलब जो मिस्टर एक्स के पैसे थे उनसे उन्होंने अपना बिजनेस खोल लिया, वहां से भाई इनकम मिली। और तीसरा केस, न्यूली स्टार्टअप प्रोप्राइटरशिप, अपना बिजनेस खोला, कैपिटल कंट्रीब्यूट करी और प्रॉफिट आया उस ईयर का 42,400 रुपए। तो मिसेज एक्स ने अगर ये 3
चीजें करी इस पैसे से, ठीक है, तीनों अलग अलग केस हैं, तो कितना इनकम क्लब होगा, ठीक है, तो हमें ये चीज बतानी है, ठीक है सर। अच्छा बताओ जरा, किसी को बुला लें क्या हमारी मदद करने के लिए? मुझे लगता है चीख चीख के क्वेश्चन, पुकार पुकार के कह रहा है कि मदद ले लो मेरी, मदद ले लो मेरी। किसकी मदद लें क्वेश्चन में? किसी को पुकारें, किसी को बुलाएं क्या, ताकि वो हमारी मदद कर सके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में? किसी की याद आ रही है क्या हमको? एक तो हम भी कितने नालायक हैं, काम के वक्त ही उन्हें याद करते हैं जब काम होता है, काम के बिना हम उन्हें कभी याद नहीं करते। ऐसे नालायक हैं हम, देख लो, ऐसे होता है भाई, काम के वक्त ही दूसरा पर्सन याद आता है, वरना दूसरा पर्सन याद ही नहीं आता किसी को। किसी को बुला लें? हाँ जी हाँ सर, बुला लो। किसको बुलाएं भाई? बुला लेते हैं बुआ जी को, रेखा बुआ जी। यस बुआ जी नमस्ते, सब नमस्ते करेंगे बुआ जी को। पहले बुआ जी को करो नमस्ते, बुआ जी नमस्ते। गुड्डू कुमार कह रहे हैं रिलेटिव को छोड़ के अगर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन हो तो क्या क्लबिंग होगी? नहीं, तो क्लबिंग नहीं होगी, लेकिन तब गिफ्ट टैक्स के अंदर आपका पूरा गिफ्ट टैक्स जरूर हो जाएगा। क्लबिंग के प्रोविजन इनवाइट नहीं होंगे, लेकिन गिफ्ट टैक्स के अंदर जो गिफ्ट है वो टैक्स हो जाएगा, ठीक है। बुआ जी नमस्ते। अविशा कह रही है वाई बुआ जी ऑलवेज? बिकॉज बुआ जी हेल्प्स अस इन सॉल्विंग द क्वेश्चन, दैट इज वाई। हमें मार्क्स अच्छे चाहिए तो भाई हमें बुआ जी को बुलाना पड़ेगा, सीधी सी बात है। 1 April 2024 एंड एंडिंग ऑन 31 March 2025, ये है हमारा फाइनेंशियल ईयर, और इसके बीच में बहुत सारे इवेंट्स हो रहे हैं। आओ सारे इवेंट्स को एक एक करके हम लोग लिख लेते हैं अपने अपने लाइन चार्ट में, ठीक है सर। सो 15 March 2024, अच्छा इससे पहले 15 March 2024, ठीक है, तो अक्वायर करा था, मिस्टर एक्स ने 1000 शेयर गिफ्ट कर दिए। कब गिफ्ट करे भाई? 15 April 2024 को, 15 April 2024 को मिस्टर एक्स गिफ्टेड शेयर्स टू मिसेज एक्स। मिस्टर एक्स ने मिसेज एक्स को शेयर्स गिफ्ट कर दिए 15 अप्रैल को, ठीक है। अच्छा 31 जनवरी 2025 को मिसेज एक्स रिसीव डिविडेंड। मिसेज एक्स को डिविडेंड रिसीव हुआ कितने रुपए का? 60,000 रुपए का, ₹60,000 का, ठीक है। 1 फरवरी 2025 को मिसेज एक्स ने बेच दिया। 1 फरवरी सोल्ड शेयर्स, सारे के सारे शेयर्स भाई बेच दिए। कितने रुपए के बेचे? 10 लाख रुपए के बेचे। सारे के सारे शेयर्स से कितने के बेचे? 10 लाख रुपए के बेचे। एंड इसी दिन क्या किया? 1 फरवरी 2025 को ही क्या किया? एंड इन्वेस्टेड ₹10,60,000, 10,60,000 को इन्वेस्ट कर दिया। भाई सर ये 10,60,000 कहां से आया? एक तो जो शेयर बेचे यहां से आया 10 लाख, और 60 लाख रुपए यहां से आया, 60,000 रुपए यहां से आया। 60,000 रुपए कहां से आया? यहां से आया भाई 60,000 रुपए। और 10 लाख रुपए कहां से आया? 10 लाख रुपए यहां से आया। तो 10,60,000 को इन्वेस्ट कर दिया। उसके 3 अलग अलग केसेस हैं, तीनों अलग अलग केसेस में हमको टैक्स इंप्लीकेशन डिसाइड करना है, A, B, C। बताओ क्वेश्चन समझ में आया? क्योंकि सबसे पहले क्वेश्चन को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। नालायक अविशा कह रही है रेखा मौसी को बुला लो, बुआ ही क्यों? मेरा बुआ को बुलाने का मन है इसलिए। नालायक, फालतू की बातें। सर वो FMV टैक्स होगा या वो इनएडिक्वेट कंसिडरेशन होगा? टैक्स इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। गुड्डू कुमार, अरे कल की क्लास में हमने IFRS में गिफ्ट टैक्स पढ़ा है भाई पूरा का पूरा, कैसी बातें कर रहे हो? ठीक है चलो, तो ये है हमारा पूरा लाइन चार्ट। हमको यहां पर जो ये क्लबिंग हो रही है, यहां पर जो भाई इन्वेस्टमेंट हुआ है ना, इन्वेस्टमेंट के बाद केस A, केस B, केस C, 3 केस है। यहां से हमें कुछ इनकम अर्न हो रही है। तो जो मिसेज एक्स के ये शेयर्स थे, ये एक्चुअली मिसेज एक्स के नहीं थे, ये तो मिसेज एक्स को मिले थे मिस्टर एक्स से फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जब मिस्टर एक्स से फ्री ऑफ कॉस्ट मिले मिसेज एक्स को, तो
इन शेयर से जो भी इनकम आई, जैसे 60,000 रुपए की डिविडेंड की इनकम आई, ये भाई इनकम क्या मिसेज एक्स की है? नहीं सर, मिल मिसेज एक्स को रही है, लेकिन ये किसकी इनकम के साथ क्लब होनी चाहिए? मिस्टर एक्स की इनकम के साथ ये क्लब होनी चाहिए। ये मिसेज एक्स की इनकम नहीं है, ये ऑल्दो मिल मिसेज एक्स को रही है, बट ये मिस्टर एक्स के साथ क्लब होनी चाहिए, क्योंकि इनएडिक्वेट कंसिडरेशन के साथ ये गिफ्ट दिया गया है भाई। ठीक है, यहां पर लिख दो इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। तो जहां भी इनएडिक्वेट कंसिडरेशन होता है, वहां पर एसेट में से जो भी इनकम अर्न होती है उसको हम क्लब कर देते हैं। तो 60,000 रुपए जो अर्न हुआ है ना, 60,000 रुपए जो अर्न हुआ है, ये मिस्टर एक्स के हाथ में क्लब हो जाएगा, मिस्टर एक्स का इसका इनकम बन जाएगा। ठीक है, ये पूरा चार्ट इस तरह बना। चलो, तो ये है सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। ठीक है, ये पूरा सीक्वेंस हुआ हमारे इवेंट्स का। अब आओ अपने क्वेश्चन में चलते हैं। तो सबसे पहली बात, तो डिविडेंड आया भाई नॉन डोमेस्टिक कंपनी से 60,000 रुपीज का। जो डिविडेंड आया नॉन डोमेस्टिक कंपनी से 60,000 रुपीज का, ये डिविडेंड किसका भाई किसके हाथ में आया? सर ये आया मिसेज एक्स के हाथ में। लेकिन जरा चैट बॉक्स में लिख के बताओ, क्या ये मिसेज एक्स की इनकम है या ये मिस्टर एक्स के इनकम में क्लब होनी चाहिए? क्या ये आया मिसेज एक्स के हाथों में? 60,000 रुपए किसके हाथों में आया? मिसेज एक्स के हाथों में आया। ठीक है, क्योंकि जो शेयर्स थे वो किसके नाम हो गए थे? वो मिसेज एक्स के नाम हो गए थे। तो मिसेज एक्स को 60,000 रुपए का डिविडेंड आया। लेकिन तुम जो लोग जरा चैट बॉक्स में बता दो, क्या ये इनकम मिसेज एक्स की होनी चाहिए या ये इनकम मिस्टर एक्स के हाथ में क्लब हो जानी चाहिए? चैट बॉक्स में जरा बता दो। सोनम कह रही है मिस्टर एक्स। ओके, और कोई जवाब? यस, मिस्टर एक्स में क्लब हो जानी चाहिए, मिस्टर एक्स की इनकम है। वेरी गुड, परफेक्ट परफेक्ट। तो जो 60,000 रुपए है उसको मैं किसकी इनकम में लिख रहा हूं? मैं मिस्टर एक्स की इनकम में लिख रहा हूं। 60,000 रुपए की जो इनकम आई वो मिस्टर एक्स की इनकम है, क्योंकि मिस्टर एक्स के शेयर्स थे और मिस्टर एक्स के शेयर्स मिस्टर एक्स को फ्री में मिल गए, और उस फ्री के चक्कर में भाई ये मिस्टर एक्स की इनकम बन गई। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। ठीक है, ठीक है सर। अगला इनकम कौन सा आया भाई? सर अगला इनकम जो मिसेज एक्स का आया, अगला इनकम जो मिसेज एक्स का आया वो आया 10 लाख रुपए के ये शेयर्स बेच दिए गए। ये शेयर्स खरीदे कितने के थे? ये शेयर्स खरीदे कितने के थे? जरा क्वेश्चन में से देख के बता दो। 6 लाख रुपए के खरीदे थे। ठीक है, यहां पर वो भी लिख लो भाई। ये शेयर्स खरीदे गए थे 15 मार्च को, 15 मार्च 2024 को मिस्टर एक्स ने परचेज किए थे। परचेज शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹6 लाख। तो मिस्टर एक्स ने ये शेयर्स खरीदे थे 6 लाख रुपए के। ठीक है, मिसेज एक्स ने ये वाले शेयर्स बेच दिए। बताना जरा कितने रुपए के बेचे मिसेज एक्स ने? मिसेज एक्स ने ये शेयर्स 10 लाख रुपए के बेच दिए। मिसेज एक्स ने ये शेयर्स 10 लाख रुपए के बेच दिए। तो बताना शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ? 6 लाख रुपए की चीज जो खरीदी कब गई थी? 15 मार्च 2024 को खरीदी गई थी। ठीक है, और 1 फरवरी 2025 को बेच भी दी गई। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ? जरा बताना। शॉर्ट टर्म हुआ या लॉन्ग टर्म हुआ, ये बता दो जरा। नालायक अवीशा कह रही है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। 1 साल भी पूरा नहीं हुआ है, 1 साल भी, और नालायक अवीशा कह रही है लॉन्ग टर्म। वेरी गुड, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ, बिल्कुल सही जवाब, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ, परफेक्ट। ठीक है, अब मेरा वही सवाल, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ तो मिसेज एक्स के हाथों में, क्योंकि किसने बेचे? मिसेज एक्स ने बेचे। ठीक है, दोबारा सुनना, ध्यान से सुनना। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ तो मिसेज एक्स के हाथों में, क्योंकि मिसेज एक्स ने ये शेयर्स बेचे थे। ठीक है, लेकिन इसको क्लब किसके हाथों में करेंगे? क्या ये मिस्टर एक्स के हाथ में टैक्स होना चाहिए या ये मिसेज एक्स के हाथ में टैक्स होना चाहिए? जरा चैट बॉक्स में बता दो, जरा चैट बॉक्स में बता दो। हालांकि रिसीव किसे हुआ, पैसे किसे मिले? ऐसे धन की बारिश किसके बैंक अकाउंट में हुई? मिसेज एक्स के अकाउंट में धन की बारिश हुई। मिसेज एक्स को ये पैसे मिले, धन की बारिश मिसेज एक्स के अकाउंट में हुई, वो बात समझ में आ गई। ठीक है, लेकिन क्या ये इनकम मिसेज एक्स की मानी जाएगी या मिस्टर एक्स की मानी जाएगी? जरा चैट बॉक्स में बता दो। वेरी गुड आंसर, वेरी गुड आंसर,
वेरी गुड, परफेक्ट। ये जो 4 लाख रुपए का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ, ये भाई मिस्टर एक्स की इनकम मानी जाएगी। मिला किसको? मिला किसको सर? मिला तो मिसेज एक्स को। अरे भाई मिला किसको? मिला तो मिसेज एक्स को, लेकिन इनकम किसकी मानी जाएगी? मिस्टर एक्स की। क्यों? क्यों? ऐसा क्या अपराध कर दिया मिस्टर एक्स ने जो तुम किसी और की इनकम उसके हैंड में टैक्स कर रहे हो? अपराध यह किया कि मिस्टर एक्स ने अपने सारे शेयर्स मिसेज एक्स को ट्रांसफर कर दिए, वो भी विदाउट कंसिडरेशन। मिस्टर एक्स ने गलत बात करी। मिस्टर एक्स को कम से कम कंसिडरेशन लेनी चाहिए थी, तब अगर ट्रांसफर करते तो भाई बात जायज होती। अब ये जो 4 लाख का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, ये किसके हाथ में टैक्स होगा? ये टैक्स होगा भाई मिस्टर एक्स के हाथ में, ये मिसेज एक्स के हाथ में टैक्स नहीं होगा। ठीक है, बात समझ में आई? तो चैट बॉक्स में लिखो यस सर। विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, वेरी गुड आंसर, वेरी गुड आंसर। सबका आंसर बहुत सही है कि सर क्योंकि विदाउट एनी कंसिडरेशन ट्रांसफर हुआ है, इस वजह से हम किसके हाथ में टैक्स करेंगे? मिसेज एक्स के हाथ में, मिस्टर एक्स के हाथ में टैक्स करेंगे, मिसेज एक्स के हाथ में टैक्स नहीं करेंगे। ठीक है, अब वर्किंग नोट मतलब दिया हुआ है, लेकिन क्या बच्चों जैसे नर्सरी केजी के बच्चे होते हैं ना, उनको भरने के लिए टेबल देते हैं, इसलिए चलो भर लेते हैं क्योंकि दिया हुआ है, लेकिन ऐसे बच्चों की तरह मतलब भरना पड़ेगा। तो वही है, सेल्स कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 4 लाख रुपए का। तो हमने वर्बली निकाल लिया था अभी, यहां पर तुम ब्रैकेट में भी करके लिख देते तो वो भी हमारा सही हो जाता, कोई टेंशन नहीं। चलो, अब आया एक पेचीदा पॉइंट। ठीक है, अब आया एक बहुत क्रिटिकल पॉइंट, और सब अपने कान ऐसे करके ये वाला पॉइंट सुनेंगे। सब अपने कान ऐसे पकड़ो, कोई बात नहीं, मम्मी पापा को देखने दो कि ये क्या पागलपनी वाली हरकतें कर रहे हैं, कोई बात नहीं, देखने दो। समाज पागल समझता है, आइंस्टाइन को समाज ने पागल समझा, तो तुम क्या किस खेत की मूली हो? सब अपने कान ऐसे करो, ऐसे कान को करके सब गौर से मेरी बात सुनेंगे जो मैं अगला पॉइंट बताने जा रहा हूं। क्लबिंग का लॉ का जो अगला पॉइंट है, सब मेरी बात बहुत ज्यादा ध्यान से सुनेंगे। सब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, ठीक है? ऐसे ऐसे करो, ऐसे करो। सोनम खान कह रही ईयरपॉड्स ऑलरेडी लगे हुए सब ने हेडफोन्स लगाए हुए हैं। रोहित शर्मा नालायक, तुम तो स्पीकर पे मेरी क्लासें देखते हो, तुम कह रहे थे, और अपनी मम्मी को भी सुनाते हो सारी क्लासें। चलो ठीक है, अब बात जरा ध्यान से, बहुत ध्यान से बात को समझना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, मिस्टर एक्स ने कुछ शेयर्स ट्रांसफर करे मिसेस एक्स को। सपोज उन शेयर्स की वैल्यू थी 10 लाख रुपए। इन शेयर से कुछ डिविडेंड आया, डिविडेंड आया 40,000 रुपए। 10 लाख रुपए के शेयर्स फ्री मिस्टर एक्स ने ट्रांसफर करे मिसेस एक्स को, 10 लाख रुपए के शेयर्स, ठीक है, 10 लाख शेयर्स, रुपीज 10 लाख शेयर्स। इसमें से जो डिविडेंड आया 40,000 रुपए का। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है, सुनना जरा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है कि ये जो 40,000 का डिविडेंड है, ये मिसेस एक्स के हाथ में टैक्स नहीं होगा, ये मिस्टर एक्स के हाथ में टैक्स होगा। गवर्नमेंट कहती है ये जो 40,000 का भाई डिविडेंड है, ये किसके हाथ में क्लब होगा? इसकी भाई क्लबिंग होगी मिस्टर एक्स के हाथ में, ये मिसेस एक्स के हाथ में टैक्स नहीं होगा, क्योंकि ये इनकम उन एसेट से खरीदी गई है। ध्यान से सुनना, कान खोल के मेरी बात, ये इनकम उन एसेट से खरीदी गई है जो एसेट मिस्टर एक्स ने मिसेस एक्स को फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिए। इसलिए इनमें से जो इनकम आई, वो इनकम कहां क्लब हो जाएगी? मिस्टर एक्स के हाथ में क्लब हो जाएगी। तो वो सारी इनकम जो मिस्टर एक्स, वो उन एसेट्स आई है जो, अरे नालायक, मैं एग्जांपल दे रहा हूं। रोहित शर्मा कह रहा है सर डिविडेंड तो 60,000 था ना। उफ, अरे रोहित शर्मा, ये दूसरा एग्जांपल है, क्वेश्चन की बात नहीं हो रही, ये कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। हे भगवान। तो लॉ ये कह रहा है, गवर्नमेंट ये कह रही है कि अगर आपको कोई भी ऐसी इनकम अराइज हुई, जो इनकम आपके ऐसे एसेट से अराइज हुई जो फ्री ऑफ कॉस्ट मिला है, तो जो फ्री ऑफ कॉस्ट वाला आपका एसेट है, वो एसेट का इनकम हम क्लब कर देंगे उस पर्सन के हाथ में जिसने आपको ये वाला एसेट दिया है। तो ये एसेट भाई दिया किसने? मिस्टर एक्स ने दिया। तो ये एसेट जब मिस्टर एक्स ने मिसेस एक्स को दिया, तो इससे जो डिविडेंड इनकम आई, वो किसके हाथ में क्लब हो जाएगी? मिस्टर एक्स के हाथ में क्लब हो जाएगी। अब सुनना अगली बात, और बड़ी काम की बात और बड़ी खतरनाक बात। सपोज मिसेस एक्स ने ये जो 40,000 की इनकम है, जो इनको डिविडेंड आया, इसका फिक्स डिपॉजिट करा दिया इसका फिक्स डिपॉजिट करा दिया, और फिक्स डिपॉजिट कराने से
कुछ इंटरेस्ट आया, इंटरेस्ट का अमाउंट है 2000 रुपीज। ध्यान से सुनना, ये जो डिविडेंड इनकम आई, इसका मिसेस एक्स ने क्या किया, उन्होंने फिक्स डिपॉजिट करा दिया। फिक्स डिपॉजिट से इंटरेस्ट का इनकम आया 2000 रुपए। अब सवाल ये उठता है, क्या ये 2000 रुपए भी मिस्टर एक्स के हाथ में टैक्स होंगे? सवाल ये उठता है, क्या ये 2000 रुपए भी मिस्टर एक्स के हाथ में टैक्स होंगे? सवाल ये उठता है। तो अब गवर्नमेंट की, तुम बात को जरा दोबारा से सुनो, गवर्नमेंट की बात को ध्यान से सुनो। वो तमाम इनकम जो ऐसे एसेट से आ रही है जो तुम्हें किसी और ने फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है, वो क्लबिंग के सेक्शन के अंदर एप्लीकेबल होगी। यहां पर आ जाओ जरा। वो तमाम इनकम जो किसी ऐसे एसेट से आ रही है जो किसी और ने तुम्हें फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है, क्या ये 40,000 रुपए हमें मिस्टर एक्स ने फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है? आंसर इज नो। ये 2000 रुपए की इनकम कहां से आ रही है? 40,000 रुपए से आ रही है। क्या 40,000 रुपए ऐसी इनकम है जो मिस्टर एक्स ने तुम्हें दी है? ना 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 ना, ये मिस्टर एक्स ने नहीं दी, ये तो तुम्हें कंपनी ने दी है। ये तो तुम्हें कंपनी ने दी है, ये 40,000 मिस्टर एक्स ने नहीं दी। तो जो क्लबिंग होती है वो सिर्फ फर्स्ट लेवल की इनकम पे एप्लीकेबल होती है। इस इनकम से अगर कोई और इनकम अराइज हो रही है, उसकी क्लबिंग नहीं होगी। मतलब ये जो ब्याज आ रहा है 2000 रुपए का, इसकी क्लबिंग नहीं होगी, क्योंकि ये ऐसे एसेट से नहीं आ रहा जो कि तुम्हें मिस्टर एक्स ने फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है। ये जो 40,000 रुपए हैं, ये ऐसे एसेट हैं जो मिसेस एक्स ने खुद अपने बलबूते पे कमाए हैं। तो जब ये इनकम आई थी तो भाई ठीक है, मिस्टर एक्स के साथ हमने क्लब कर दी, लेकिन इस इनकम से एक और जब इनकम जनरेट होगी तो वो मिस्टर एक्स के इनकम के साथ क्लब नहीं होगी। ऐसा लॉ बोलता है, ऐसा लॉ बोलता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये बात है। ठीक है, कोई सवाल है तो पूछो। गुड्डू कुमार कह रहे हैं सर मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए कि 40,000 ऑलरेडी टैक्स हो गया। बिल्कुल भाई, बट लॉजिक कुछ और है। लॉजिक ये है कि ये जो 2000 रुपए की इनकम आई है, ये ऐसे एसेट से नहीं आई जो तुम्हें मिस्टर एक्स ने दिया। ये 40,000 रुपए मिस्टर एक्स ने नहीं दिया, ये 40,000 रुपए तो तुम्हें कंपनी ने दिया। क्या 40,000 रुपए तुम्हें मिस्टर एक्स ने? हाँ, तुम ये कह सकते हो सर इनडायरेक्टली तो मिस्टर एक्स ने ही दिया। यहां इनडायरेक्ट की बात नहीं हो रही, डायरेक्ट की बात हो रही है। तो लॉ ने डायरेक्ट कराया है, ये लॉ ने डायरेक्ट बात कही। तो लॉ कह रहा है कि आपकी जो इनकम उन एसेट से आई है, जो एसेट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिले हैं, वो तो क्लबिंग होगी, उनकी तो क्लबिंग होगी, मतलब 40,000 रुपए की तो क्लबिंग होगी। लेकिन अगर इस 40,000 को तुम री इन्वेस्ट कर दो, मिसेस एक्स अगर री इन्वेस्ट कर दें और वहां से कोई इनकम आई, तो इसकी क्लबिंग मिस्टर एक्स के साथ नहीं होगी। ये जो 2000 रुपए हैं, ये मिसेस एक्स की इनकम में ही क्लब होंगे, इसको मिसेस एक्स की इनकम ही मानी जाएगी, और ये सिर्फ मिसेस एक्स के हाथ में ही टैक्स होंगे जो 2000 रुपए सब्सिक्वेंटली रिसीव हुए हैं, जो 40,000 रुपए इन्वेस्ट करने के बाद रिसीव हुए हैं। ठीक है, अब देखो वो नालायक जो कभी बोलता नहीं है, वो बोल रहा है सर एक क्वेश्चन कराओ तो डाउट चला जाएगा। पहले तो कहता था नहीं सर हम तो नहीं बोलेंगे, सर हमने एक बार बोल दिया ना बहुत है सर, हम तो नहीं बोल रहे, और वो खुद ही कह रहा है सर एक क्वेश्चन करा दो तो हमें समझ में आए। चलो ये वाला कॉन्सेप्ट आओ लगाते हैं अपने इलस्ट्रेशन पे। ठीक है, अब क्या हो रहा है, केस ए, केस बी, केस सी, तीनों केस हैं। ठीक है, केस ए आओ देखते हैं क्या है। केस ए क्या है? केस ए है मिसेज जो मिसेज एक्स है, उन्होंने क्या किया, एक हाउस प्रॉपर्टी खरीद ली, जिसका जो रेंट है, जो उनका रेंट रिसीव हो रहा है वो हो रहा है 53,000 रुपए 24-25 में, मतलब हमारे ईयर में 53,000 रुपए का भाई रेंट रिसीव हुआ है। तो इस प्रॉपर्टी को खरीदा गया, किस पैसों से खरीदा गया भाई? 10 लाख रुपए जो सेल्स कंसिडरेशन है उससे खरीदा गया, और 60,000 रुपए जो डिविडेंड मिला उससे खरीदा गया। कितने का रेंट मिला? रेंट मिला 53,000 रुपए का। रेंट कितने का मिला? 53,000 रुपए का। आओ इस इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को कैलकुलेट करते हैं। ग्रॉस एनुअल वैल्यू 53,000 रुपए भाई, फेयर रेंट और ये सब रेंट वेंट जो है ना, ये सब हमें नहीं दिया हुआ, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, तो मैं तो 53,000 रुपए को ही ग्रॉस वैल्यू मान लूंगा। ठीक है, म्युनिसिपल टैक्स कुछ है नहीं, निल मानूंगा। नेट एनुअल वैल्यू 53,000 रुपए मानूंगा। ठीक है, और डिडक्शन अंडर 24A का डिडक्शन मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा सर। 30% ऑफ एनएवी, एनएवी का 30% होता है ना, तो 53,000 का 30%, 30% ऑफ 53,000, बता दो जरा कितना आएगा? 30% ऑफ 53,000,
15,900, अच्छा। और इनकम कितनी आ गई? इनकम आ गई 37,100। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितनी आ गई? 37,100, ठीक है, वेरी गुड। तो जो हमारा केस 1 है, केस 1 में जो इनकम आई, जो टैक्सेबल इनकम आई, वो आई 37,100। अच्छा, ये इनकम रिसीव किसने करी? ये इनकम रिसीव किसने करी? रिसीव्ड बाय मिसेज एक्स। मिसेज एक्स ने ये रिसीव करी, ये वाली इनकम। लेकिन तुम लोग बता दो, क्या इस इनकम पे मिस्टर एक्स का भी कुछ हक बनता है? मतलब क्या हम इस इनकम को मिस्टर एक्स के साथ क्लब कर दें? जी हां, इस इनकम को मिस्टर एक्स की इनकम के साथ क्लब किया जाएगा। लेकिन सवाल उठता है, कितना क्लब किया जाएगा? ये जो इनकम है, ये रिसीव तो हुई मिसेज एक्स ने रिसीव करी, लेकिन क्या हम इसे मिस्टर एक्स की इनकम के साथ क्लब कर लें? जी हां, इसको हम मिस्टर एक्स की इनकम के साथ क्लब करेंगे। भाई सर कितना क्लब करेंगे? आओ जरा मैं तुम्हें बताता हूं कितना क्लब करेंगे। जरा मुझे बता दो, इनकम मिसेज एक्स को कितनी मिली? सर इनकम जो मिसेज एक्स को मिली वो मिली 37,100। परफेक्ट। इनकम जो मिसेज एक्स को मिली वो मिली 37,100। अब बता दो, ये इनकम अर्न करने के लिए मिसेज एक्स ने कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया, कितना पैसा लगाया? ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी कितने की खरीदी? ये इनकम अर्न करने के लिए मिसेज एक्स ने हाउस प्रॉपर्टी कितने की खरीदी? 10,60,000 रुपए की। मिसेज एक्स ने हाउस प्रॉपर्टी कितने की खरीदी? 10,60,000 रुपए की। सर आपको कैसे पता चला? आओ कैसे पढ़ लेते हैं दोबारा। कैसे कहता है? मिसेज एक्स इन्वेस्टेड 10,60,000, जो 10 लाख रुपए शेयर से आए, 60,000 रुपए जो डिविडेंड मिला, इन अ हाउस प्रॉपर्टी फ्रॉम विच रेंट अक्रूड इन द प्रीवियस ईयर। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट कितनी करी? 10,60,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करी। वेरी गुड, वेरी गुड। अब सुनना ध्यान से, अब ये स्टेप है, किसी बच्चे को अगर ये स्टेप समझ में आ गया तो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर। जिस बच्चे को ये स्टेप समझ में नहीं आया वो स्ट्रगल ही करता रहेगा इस वाले कॉन्सेप्ट से। तो अब का स्टेप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप, आओ ध्यान से सुनते हैं, और बहुत ही इजी स्टेप, बहुत ही इजी स्टेप। ठीक है, मैं इस वाले इनकम को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता हूं। ठीक है, सुनना, 10,60,000। अब मैं 10,60,000 को 2 पार्ट में डिवाइड करता हूं। एक पार्ट जो मिसेज एक्स की अपनी इनकम से जनरेट हुआ, एक वो पार्ट जो मिसेज एक्स की अपनी इनकम से जनरेट हुआ, जो मिसेज एक्स की अपनी इनकम थी, जो मिसेज एक्स ने कमाई, उस इनकम से जो पार्ट जनरेट हुआ। ठीक है सर, वो कौन सी इनकम है? जो मिसेज एक्स ने अपने बलबूते पे कमाई, जो मिसेज एक्स ने अपने अपने पैसों से कमाई, वो इनकम कौन सी है भाई? अब सुनना, 10,60,000 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पार्ट नंबर 1 वो होगा जो मिसेज एक्स ने अपना कमाया। ठीक है, वो क्या है? 60,000 रुपए का डिविडेंड। ये मिसेज एक्स को किसने दिया? मिस्टर एक्स ने तो नहीं दिया। ये तो 60,000 का डिविडेंड मिसेज एक्स को भाई कंपनी ने दिया। तो मिसेज एक्स ने ये अपने बलबूते पे कमाया, 60,000 रुपए मिसेज एक्स ने अपने बलबूते पे कमाया। ठीक है, प्लस 4 लाख रुपए का कैपिटल गेन, प्लस 4 लाख रुपए का कैपिटल गेन, 4 लाख रुपए का कैपिटल गेन ये भी मिसेज एक्स ने अपने जो शेयर हैं उनको बेच के कमाया। और इन दोनों ही इनकम को क्लब करवा दिया गया है ऑलरेडी मिस्टर एक्स के हाथों में। तो ये वो इनकम है जो इनकम इंडिपेंडेंटली मिसेज एक्स ने कमाई है और ऑलरेडी क्लब हो चुकी है मिस्टर एक्स के हाथ में। तो 10,60,000 को मैं 2 टुकड़ों में डिवाइड करूंगा। एक वो वाला पोर्शन जो मेरी इनकम ऑलरेडी मिस्टर एक्स के हाथों में क्लब हो चुकी है, वो क्या है? 60,000 रुपीज और 4 लाख रुपीज। ये इनकम ऑलरेडी मिस्टर एक्स के हाथों में क्लब हो चुकी है। ठीक है, और ये इनकम को दोबारा री इन्वेस्ट किया जा रहा है इनकम अर्न करने के लिए। ठीक है, और इसका दूसरा पार्ट होगा जो इनकम क्लब नहीं हुई मिस्टर एक्स के हाथों में। 6 लाख रुपए की इनकम क्लब नहीं हुई मिस्टर एक्स के हाथों में। ठीक है, देखना जरा, 6 लाख रुपए की इनकम क्लब नहीं हुई मिस्टर एक्स के हाथों में। अभी 4,60,000 की इनकम ऑलरेडी मिस्टर एक्स के हाथों में क्लब हो चुकी है और 6 लाख रुपए की इनकम मिस्टर एक्स के हाथों में क्लब नहीं हुई अभी भी। तो ये फ्रेश इनकम है जो मिस्टर एक्स का पैसा लगाने से आई है। मैं अब 37,100 को भी इन 2 प्रोपोर्शन में स्प्लिट कर दूंगा, देखना कैसे। तो 37,100 डिवाइडेड बाय
10,60,000 मल्टीप्लाई बाय 4,60,000, ठीक है, और 37,100 डिवाइड बाय 10,60,000 मल्टीप्लाई बाय 6 लाख। पहले बताओ कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं आया? कॉन्सेप्ट समझो पहले, ठीक है। जो इनकम और इनकम होगी, जो इनकम किसी और इनकम से आई होगी, उसको हम क्लब नहीं करेंगे। तो ये जो 60,000 रुपए है ये ऑलरेडी क्लब हो चुका है, इसको री इन्वेस्ट करके कोई पैसा आया उसे क्लब नहीं करेंगे। ये 4 लाख रुपए ऑलरेडी क्लब हो चुका है, इसको री इन्वेस्ट करके जो पैसा आया उसको क्लब नहीं करेंगे। लेकिन ये जो 6 लाख रुपए हैं ये भाई कहीं भी क्लब नहीं हुआ, ये पहली बार इंट्रोड्यूस हो रहा है, इससे अर्निंग पहली बार हो रही है, तो इसको हम क्लब करेंगे मिस्टर एक्स के हाथों में। तो मिस्टर एक्स के हाथों में सिर्फ वो वाला पोर्शन क्लब होगा, मिस्टर एक्स के हाथों में सिर्फ वो वाला पोर्शन क्लब होगा जो रिपीटेड इनकम से नहीं आया। यहां रिपीटेड इनकम है, रिपीटेड इनकम मतलब मिस्टर एक्स के हाथों में ऑलरेडी 60,000 हम क्लब कर चुके हैं, 4 लाख भी क्लब कर चुके हैं, तो 4,60,000 हम मिस्टर एक्स के हाथों में ऑलरेडी क्लब कर चुके हैं। अगर इनको इन्वेस्ट करने से कुछ पैसा और आया, दोबारा क्लब नहीं होगा। जैसा मैंने तुम्हें बताया यहां ऊपर भी दोबारा क्लबिंग नहीं होगी। तो यहां जो 2,000 रुपए एफडी का इंटरेस्ट आया वो दोबारा क्लब नहीं होगा, क्योंकि 40,000 री इन्वेस्ट करने से आया था। सिमिलरली यहां री इन्वेस्ट कितना अमाउंट हो रहा है? 4,60,000 यहां री इन्वेस्ट हो रहा है। तो 4,60,000 री इन्वेस्ट करने से जो पैसा आया 37,100 का, वो पोर्शन जो 4 लाख रुपए री इन्वेस्ट 4,60,000 री इन्वेस्ट करने से आया, ये क्लब दोबारा नहीं होगा। लेकिन वो पोर्शन जो 6 लाख री इन्वेस्ट करने से आया वो क्लब होगा। आओ एक बार वर्किंग नोट में नीचे ये यहां पर, ठीक है, यहां पर हम स्प्लिट करेंगे। सो केस ए में मिस्टर एक्स के हाथों में कितना इनकम टैक्स होगा? 37,100 मल्टीप्लाइड बाय 6 डिवाइड बाय 10.6, और यहां होगा 37,100 मल्टीप्लाइड बाय 4.6 डिवाइड बाय 10.6। ठीक है, ये होगी हमारी स्प्लिटिंग। 37,100 मिस्टर एक्स के हाथों में कितना टैक्स होगा? अच्छा 21,000 यहां पर आया, 16,100 यहां पर आया। तो 37,100 को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 21,000 और 16,100। तो यहां पर आ गया भाई 21,000 16,100 केस 1 में। ठीक है सर, बात समझ में आई। तो ये था हमारा केस 1, ये तो था हमारा केस 1। 6 लाख के प्रोपोर्शनेट क्लब होगा, 4,60,000 के प्रोपोर्शनेट क्लब नहीं होगा। परफेक्ट। चलो अब आ जाते हैं केस 2 पे। केस 2 में क्या हो रहा है? केस 2 में, केस बी में एक पार्टनरशिप फर्म बन रही है नई, एंड द इनिशियल कैपिटल उस पार्टनरशिप फर्म में डाला जा रहा है। मिसेज एक्स ने एक पार्टनरशिप फर्म बनाई बिजनेस करने के लिए, और जो कैपिटल है उधर कंट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है सर। इंटरेस्ट रिसीव्ड, इस पार्टनरशिप फर्म से इंटरेस्ट मिला कितना? 13,250। और प्रॉफिट का शेयर मिला, प्रॉफिट शेयर का कितना मिला? 20,000 रुपए का प्रॉफिट का शेयर मिला। किसको? मिसेज एक्स को। तो दोनों ही सिचुएशन में रिसीव किसने किया? रिसीव किया मिसेज एक्स ने। अब एक बात तुम्हें एडवांस में बता देता हूं, ठीक है आगे के चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे, एग्जामिशन के चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। जो शेयर ऑफ प्रॉफिट होता है किसी भी फर्म में, वो एग्जेम्प्ट होता है, वो टैक्सेबल होता ही नहीं। शेयर ऑफ प्रॉफिट इज ऑलवेज एग्जेम्प्ट इन ऑल द केसेस। शेयर ऑफ प्रॉफिट टैक्सेबल होता ही नहीं। तो शेयर ऑफ प्रॉफिट जो 20,000 रुपए का है वो ना मिसेज एक्स के हाथ में टैक्सेबल होगा, ना मिस्टर एक्स के हाथ में टैक्सेबल होगा। प्रॉफिट हमेशा एग्जेम्प्ट होता है पार्टनर्स के हाथों में, क्योंकि इसे पार्टनरशिप फर्म के हाथों में ऑलरेडी हम टैक्स कर चुके होते हैं। तो पार्टनर्स के हाथों में ये टैक्स फ्री होता है। पीजीबीपी में हमने ऑलरेडी पढ़ा भी है भाई ये वाली बात, ठीक है। सो 20,000 रुपए का तो कोई टैक्सेशन निकलेगा ही नहीं। टैक्सेशन किसका निकलेगा? टैक्सेशन निकलेगा 13,250, इसका निकलेगा टैक्स, ठीक है। 13,250 का टैक्स निकलेगा। चलो अब बताओ जरा 13,250 का तुम टैक्स कितना निकालोगे? बड़ी सिंपल सी बात है, मैं अपनी इनकम को चेंज करके कर देता हूं 13,250।
अब की बार इनकम कितनी है? अब की बार इनकम है 13,250। अगेन सेम फंडा लगाऊंगा, ठीक है। 13,250 की इनकम, 13,250 की जो इनकम अर्न हुई, इसमें से कितनी उस पैसे से इन्वेस्ट हुई, उस पैसे से अर्न हुई जो री इन्वेस्टेड है? 4,60,000 री इन्वेस्टेड है, ठीक है। 4,60,000 री इन्वेस्टेड है, तो इसमें से 4,60,000 वाली वो है जो री इन्वेस्ट हुई, और 6 लाख वाली वो है जो भाई फ्रेश इशू हुई, जो क्लबिंग पहले ए के हाथ में नहीं हुई, मिस्टर एक्स के हाथ में क्लबिंग पहले नहीं हुई। वही प्रपोर्शन सेम रहेगा, रेशो सेम रहेगा, तीनों जगह रेशो बिल्कुल सेम रहेगा, ठीक है। ठीक है सर, तो बताओ जरा जो पार्टनरशिप फर्म है उसमें कितना अमाउंट आएगा, ठीक है। पार्टनरशिप फर्म में कितना अमाउंट आएगा? 5750 और 7500, तो आएगा ये, देखो पेचीदा है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स है कॉन्सेप्ट। अगर क्लास के बाद खुद नहीं करके देखा तो कभी नहीं सॉल्व कर पाओगे, ये गारंटी के साथ कह रहा हूं। तो क्लास के बाद खुद सॉल्व करके जरूर देखना है, उसके बिना काम नहीं चलेगा, ठीक है सर। लास्ट बात करें, प्रॉफिट फ्रॉम अ प्रोप्राइटरशिप फर्म। प्रोप्राइटरशिप फर्म से प्रॉफिट हो रहा है 42,400 का, इसको हम भाई सिंपली उसी रेशियो में डिवाइड कर लेंगे। ये भर दो भाई, 13 है 16 है, 13,250 आई थिंक, 13,250। सी है भाई, ठीक है। तो बता दो जरा, थर्ड केस सी में रेशो कितना आया? केस सी में रेशो प्रोपोर्शन कितना आया? दोनों का प्रोपोर्शनेट बता दो। 7500, 5750, और केस थ्री में कितना आया? 24,000। अच्छा, एंड दूसरा रिमेनिंग 18,400, 24,000। टोटल बता दो भाई। नालायक रोहित शर्मा कह रहे चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल फिर बच्चों। तो रोहित शर्मा कल की क्लास तुम ही ले लेना, नालायक, अगर इतना तुम्हें पता है तो। टुमारोज क्लास विल बी टेकन बाय रोहित शर्मा। यस, दलप्रीत कौर का भी आंसर बिल्कुल ठीक, वेरी गुड दलप्रीत। देखो सारे आंसर्स दिए दलप्रीत ने, वेरी गुड दलप्रीत। आर्यन अग्रवाल इज एब्सोल्युटली साइलेंट, आर्यन अग्रवाल ने एक भी आंसर नहीं दिया। प्रियांक पटेल ने एक भी आंसर नहीं दिया। प्रियंका विश्वकर्मा ने भी आंसर नहीं दिया। ओके, तो एक एक करके आंसर बता दो भाई। 4,81,000, 16,100, ठीक है। केस बी का बता दो, केस बी, केस बी का होगा 4,67,500, 5,750, 4,84,000, 18, ठीक है।
तो यस देखो, अब तुम्हारा काम खत्म नहीं हुआ, यहां पर क्लास जरूर खत्म हो रही है लेकिन तुम्हारा काम यहां से स्टार्ट हो रहा है। इस क्वेश्चन को प्रॉपर अपने रजिस्टर में राइटिंग में तुम्हें करके देखना है। इस क्वेश्चन को प्रॉपर तुम्हें अपने रजिस्टर में राइटिंग में करके देखना है। अगर इस क्वेश्चन को तुमने राइटिंग में करके नहीं देखा तो फिर वही बहुत सीधी सी बात है, तुम ये क्वेश्चन इस तरह का या कोई भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में नहीं कर पाओगे। ये प्रोरेटा कैसे निकालना है ये तुम्हें बहुत अच्छे से भाई करना चाहिए। यस मनीष, बिल्कुल सही कंक्लूजन है। मनीष कह रहे हैं सर क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि इनकम जो जनरेट हुई 6 लाख रुपए से वो क्लब होगी, बाकी क्लब नहीं होगा। बिल्कुल भाई यही बात है, जो 6 लाख रुपए से इनकम जनरेट हुई वो क्लब होगी, बाकी जो क्लब इनकम से इनकम जनरेट हुई वो क्लब नहीं होगी। वेरी गुड। रोहित कह रहा है मैं सारे करूंगा। वेरी गुड, एक से लेके, वेरी गुड। चलो ठीक है, दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन गाइस। विल बी मीटिंग टुमारो विद द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ क्लबिंग। अब थोड़ा छोटा सा ही भाई पोर्शन बचा है क्लबिंग का, वो हम करेंगे कल। तो मिलते हैं कल की क्लास में। टिल दैट टाइम ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैप्पी स्टार्टिंग। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।